कोरिया के राष्ट्रपति ने दुनिया के अंत की घोषणा की जब एक ज़ॉम्बी प्रेरक क्षुद्रग्रह जापान से टकराया और लोगों को खून के प्यासे मांसभक्षी बना दिया। प्रलय शुरू हो गया और हर जगह अफरा-तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे या कहाँ भागे। लेकिन एक आदमी है जो पूरी तरह तैयार है। उसे दूसरी दुनिया में अपना सुरक्षित ठिकाना मिल गया है और वह कुछ ज़ॉम्बी को कुचलने के लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है। वह आदमी हमारा एमसी ज़ांग हो है। महीनों पहले शॉन हो और उसके दोस्तों ने सबसे कठिन वर्चुअल गेम सूरा खेला था, अब तक का सबसे बेहतरीन सर्वाइवल गेम। यह गेम इतना पसीना बहाने वाला और मुश्किल था कि ज़्यादातर खिलाड़ियों ने इसे खेलना ही छोड़ दिया। सायन हो की टीम ने उसे धोखा देकर यह बड़ा धोखा दिया कि वह दोबारा कभी लॉग इन नहीं कर पाएगा। वह अकेला रह गया और गेम खेलता और स्ट्रीम करता रहा, तरह तरह के राक्षसों का सामना करता रहा और सबसे अच्छा खिलाड़ी बनता रहा। जिंदगी से तंग आकर एक दिन हमारे लड़के ने अपना हेडगियर उतार दिया और अपनी सारी पब्लिक स्ट्रीम डिलीट कर दी। जुम्हो ने शेफ के तौर पर अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित किया और उसे एक प्यारी सी लड़की अपनी पसंदीदा ग्राहक लगी। उसने मजाक में फैसला किया। असल जिंदगी में स्टेटस विंडो में मंत्रोच्चार करने के लिए शॉन हो खुद को अचेत कर लेता है जब उसकी आंखों के सामने एक असली नीली स्क्रीन मंडराती है। स्क्रीन पर उसके आंकड़े दिखाई देते हैं। ये आंकड़े उसी गेम के हैं जो उसने खेला था, बस एक अंतर है, उसके पास प्राइवेट पोर्टल नामक एक नई क्षमता है। इस क्षमता का परीक्षण करते हुए शॉन हो एक मानवाकार के वार्प गेट का निर्माण करता है। उसका दिमाग इस नई खोज के खतरों को समझने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि अगर गेम असली है तो वह उल्कापिंड भी आ रहा था जिसने सर्वनाश शुरू किया था। वेब पर हो घबराहट में एक उल्कापिंड से टकरा जाता है। स्टेरॉयड के आने वाले पतन के बारे में ऐसा लेख। वह यह मानने से इनकार करता है कि खेल की घटनाएं वास्तविक जीवन में घटित हो रही हैं। हमारा लड़का अपनी आंखों के सामने पोर्टल को घूरता रहता है। पहले उसे क्षुद्रग्रह की पुष्टि मिली और अब यह पोर्टल द्वार इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है। झिझकते हुए वह सोचता है कि क्या उसे वास्तव में इस चीज में प्रवेश करना चाहिए भी या नहीं। बिना किसी शक्ति, बिना किसी योजना और धन के वह अंदर कदम रखने के बारे में सोचता है। अंत में भाई कुछ बातों पर विचार करता है और पास की करछुल पकड़ लेता है। ढूंढने के लिए वहां वह पोर्टल के अंदर करछुल डालता है ताकि दूसरी तरफ के तल का ठीक से अंदाजा लगा सके। थोड़ी मिट्टी निकालने के बाद उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ खेल के किसी भूल भुलैया वाले चरण में नहीं हो रहा है। यह अच्छी बात है, लेकिन वह यह भी सोचने लगा है कि क्या यह पोर्टल उसे पृथ्वी पर किसी अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देगा। यात्रा की तैयारी के लिए अपना सामान पैक करने के बाद वह आखिरकार अंदर जाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करता है। अगले दृश्य में ब्रोस पोर्टल के पास से गुजरता है और पाता है कि दूसरी तरफ की खूबसूरती। यह एक ऐसा नज़ारा है जहां शहरी माहौल बिल्कुल नहीं दिखता। सबसे पहले इस आदमी का ध्यान इस बात पर जाता है कि मौसम सामान्य मौसम की तुलना में कितना ठंडा है। फ़ोन पर सिग्नल न होने के कारण यह आदमी सोचता है कि वह किसी ऐसे दुर्गम इलाके में फंस गया है जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। संक्षेप में भाई, अगर वह यहां फंस गया है, शार्पी निकालकर वह एक पेड़ पर शून्य का निशान लगाता है। यह उसकी एक समझदारी भरी चाल है ताकि वह ज्यादा भटक न जाए। अपनी खोजबीन की प्रक्रिया में वह चलता ही रहता है, लेकिन यह चलना उसे थका देता है। जंगल अंतहीन लगता है, कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक जब यह लड़का कुछ दिलचस्प करने की भीख मांग रहा था, तभी पास में एक जीव ने उसे घूर कर देखा। तुरंत यह चीज किसी शिकारी की तरह झपटी और हमारे लड़के को बुरी तरह डरा दिया। खुशकिस्मती से यह बस एक खूबसूरत घाटी का हिरण है, कोई मांसभक्षी राक्षस नहीं। एक दिलचस्प बात यह है कि सिस्टम ने उसके लिए इस अनोखे जीव की पहचान अपने आप कर ली, इस बात की पुष्टि करते हुए कि यह जगह असल में पृथ्वी के दायरे से अलग है। वह जीव उसे घूरता है और फिर बिना कुछ बोले भाग जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह चीज कुछ भी बोलेगी, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। हमारे नायक को भी लगता है कि इस चीज का यूं चुपचाप रहना अजीब है। अच्छी बात यह है कि हिरण आक्रामक नहीं था। हालांकि अगर उसका सामना खून के प्यासे बंदरों या बूरों से हुआ तो उसके लिए हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि
कि सुरा खेल में घाटी के हिरण का अस्तित्व ही नहीं था। यहां पहुंचते ही उसे एक जबरदस्त आभास हुआ कि यह क्षेत्र जीवन और उसकी अवधारणाओं से जुड़ा है। एक ब्लेड निकालकर वह आगे बढ़ता है, खुद को किसी भी ऐसी चीज के लिए तैयार करता है जो उसे चौंका दे। अब तक वह मानवता को खत्म करने वाली किसी आपदा की वास्तविकता से इनकार करता रहा था, लेकिन जब वह हार मानने ही वाला था तभी उसे वह मिल गई। उसकी नज़र चमकते हुए सूरज के सेब पर पड़ी, एक रहस्यमय फल जिसे उसने पेड़ से तोड़ा था। सबसे पहले उसने सोच रहा है कि क्या इसे काटना ठीक है, फिर वह सचमुच काट लेता है और तुरंत बदलाव महसूस करता है। सिस्टम उसे उसकी सहनशक्ति बहाल होने की सूचना देता है और उसका शरीर एक पीली चमक से चमक उठता है। इसका असर असल में सन एप्पल जूस जैसा ही है जो वे खेल में पीते थे, बस एक और चीज़ इसकी पुष्टि करती है। हमारा लड़का अब आश्वस्त है कि जल्द ही कुछ भयानक होने वाला है। भाई भी भूत के मल के पास था, जिसका मतलब है कि उसे सावधान रहना होगा। स्योंगू चिंता से आह भरता है, अपना मनोबल मजबूत करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने विश्वासों के बावजूद अब वह जानता है कि दुनिया का अंत जल्द ही होने वाला है। पोर्टल गेट्स के प्रभावों का अनुभव करने के बाद वह उससे बाहर निकला और अपनी मूल दुनिया में वापस चला गया। यहाँ शॉन हो ने समाधानों पर विचार मंथन शुरू किया। वह आने वाले सर्वनाश के लिए तैयार रहना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले गेम के सभी फुटेज की समीक्षा की और उसे एक निजी हार्ड ड्राइव में संग्रहीत कर लिया। सुविधाजनक रूप से उसने हर बार गेम खेलने पर उसे स्ट्रीम किया ताकि वह उस डेटा को आसानी से सहेज सके, हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा करेगा। एक दिन इसे ऐसे ही इस्तेमाल करो। क्षुद्रग्रहों के गिरने की खबर उसे मिली। जापानी विनाश 32 दिनों में सर्वनाश की शुरुआत के साथ ही शुरू होने वाला था। तब तक उसने तैयारी करने का फैसला किया क्योंकि दुर्भाग्य से खेल अब तक के सबसे खराब मैकेनिक से भरा था। उनमें से सबसे अजीब और समस्याग्रस्त थी आयरन डेथ डिजीज नाम की एक बीमारी। इस छोटी सी घटना के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर मौजूद हर धातु का क्षरण और विनाश हुआ। इमारतें धूल में मिल गईं और इसने घटना के कुछ घंटों बाद ज़ॉम्बी झुंड को मदद की। विनाश के साथ आधुनिक समाज में धातु के उपयोग के साथ मानवता पाषाण युग में लौट आई। खेल में लौह मृत्यु रोग अंततः कम हो गया, लेकिन मुख्य समस्या यह थी कि यह सचमुच पूरे 1 साल तक रहता है। फिर भी आने वाली लौह मृत्यु रोग हमारे लड़के के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, जिसके पास अपनी नई अर्जित विशेषता के कारण अपने निजी पोर्टल तक पहुंचने का एक सुरक्षित उपाय था। बेशक शॉन हो का यह दृढ़ अनुमान है कि रोग पोर्टल से होकर नहीं गुजर पाएगा। अपने विश्लेषण को समाप्त करते हुए उसने प्रीमियम उपकरण खरीदने के लिए बचाए हुए सारे पैसे गटक लिए। भाई कॉल ऑफ ड्यूटी के ज़ॉम्बी सर्वनाश लॉबी में वास्तविक समय में प्रवेश करने वाला था, इसलिए उसने जीवित रहने के लिए सारा सामान और रसद इकट्ठा कर ली। रात में फोरम देखते हुए जियांग हो उन कुछ लोगों से निराश हुआ जो अपराध और मौज मस्ती की जिंदगी के लिए अपनी जागृत क्षमताओं का दुरुपयोग कर रहे थे। सुबह हुई, उसने अपने अंतिम मिशन में मदद के लिए और रसद खरीदी। वापसी के रास्ते में भाई ने एक शिकार का धनुष भी खरीद लिया। यह सब करते हुए उसे एहसास जोंगहो ने सोचा कि शायद वह इन सब पर बहुत ज्यादा सोच रहा है, शायद वह अपनी हद से ज्यादा सोच रहा है और जल्दबाजी कर रहा है। फिर भी उसने सोचा कि अगर वह गलत भी रहा तो भी वह अपनी सारी बचत वापस पा सकता है। सुबह के काम निपटाकर वह घर लौटा और अपनी दुकान पर बंद होने का बोर्ड लगा दिया। जोंगहो अपने विचारों में डूबा हुआ था कि अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। सोलो लेवलिंग की तेवचाही ने चिंतित होकर बंद दुकान के बारे में पूछती है। वह उसे बताता है कि यह सिर्फ कुछ रीमॉडलिंग का काम, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि क्या उसने इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की है और खूब पैसा कमाया है। सीन हो यह कहकर बातचीत से जल्दी से बाहर निकल जाता है कि उसे कुछ काम करना है, लेकिन अचानक वह उसे रोक देती है और एक सवाल पूछने की कोशिश करती है। लड़की घबरा जाती है और अपनी ज़रूरत का जिक्र किए बिना वापस जाने लगती है। सीन हो उसके सवाल के बारे में जानने को उत्सुक है और हालांकि वह उससे आसानी से जवाब मांग सकता था, फिर भी वह अपने काम में लग गया। अंदर ही अंदर उसने कसम खाई कि वह हर चीज़ को गंभीरता से लेगा और उन चीज़ों पर काम करेगा जो वास्तव में मायने रखता था। भाई ने सचमुच कहा, मैं खलनायकों को नज़रअंदाज करूंगा और सचमुच लॉक इन करूंगा। वह पोर्टल खोलने का आदेश देता है
उसकी वास्तविक खेल शैली को देखते हुए कोई उसे एक प्लेमेकर या प्लानर कह सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर चरण को पार करने के लिए रणनीतियों का उपयोग करना पसंद करता है। वह वास्तव में एक शक्तिशाली लड़ाकू नहीं था और ज्यादातर अपने दिमाग पर निर्भर था। कारण वास्तव में सरल है। सुरा में आंकड़े अर्जित करने का एक जटिल तरीका है। आप उन्हें केवल स्तर ऊपर जाने के बाद ही प्राप्त नहीं करते हैं, आप उन्हें केवल शिकार करने के बाद ही प्राप्त करते हैं। और खोजबीन कर रहा है। अभी हमारा लड़का दूसरे लोक में धनुष बाण के अपने कौशल को निखारने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है, बिना किसी अभ्यास और प्रशिक्षण के ब्रो खुद को सिखाने के लिए यूट्यूब ट्यूटोरियल का इस्तेमाल करता है। जगुंगो सही मुद्रा में आकर निशाना साधता है। खेल में उसे देखने का अनुभव उसके अनुभव में तब तक झलकता है जब तक वह अंततः तीर छोड़ नहीं देता। तीर बोर्ड पर जाकर निशाने पर लगता है। ब्रो उसकी प्रतिभा से इतना दंग रह जाता है कि उसे लगता है कि वही चुना गया है। हालांकि उसका हाथ कितना दुख रहा है। सुंगहो उसे एहसास होता है कि उसकी असली कमी उसकी ताकत है। इसलिए वह कसरत करने और अपनी शारीरिक सहनशक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। बुनियादी तैयारियां पूरी करने के बाद अब वह अगले चरण की ओर बढ़ेगा। उसे तुरंत दो बातों का ध्यान रखना था। पहला, राक्षसों का सही तरीके से शिकार करने का तरीका तैयार करना। दूसरा, एक ऐसा बेस बनाना जहां वह बिना किसी चिंता के सामान जमा कर सके। हालांकि उस समय उसके पास न तो कोई हथियार था और न ही कोई सामान, क्योंकि वे डिलीवरी की प्रक्रिया में थे। तब तक वह सुनहरे सेबों की तलाश में निकला और किस्मत से उन्हें पाकर पागल हो गया। कुछ जगहों को चिन्हित करने के बाद उसने खुद को आने वाले प्रलय के लिए तैयार करना सीखा। उसकी यही प्रारंभिक तैयारी सूरा में इतने लंबे समय तक जीवित रहने का कारण थी। चारों ओर देखते हुए जांग हो भूतों के ढेर में पहुंच जाता है। वह इसे केवल एक साधारण उद्देश्य के लिए ढूंढ रहा था। भूतों की खासियत यह है कि उन्हें समूहों में रहना पसंद होता है। यह तथ्य कि उसका केवल एक टुकड़ा जमीन पर था, और मेरा मतलब सचमुच यही है, उसे बताता है कि यहाँ आसपास एक इंस्पेक्टर प्रोमैक्स कचरे से बात करता है और फैसला करता है कि वह भूत जरूर कोई बहिष्कृत होगा। शॉन हो जानता है कि यह आदमी उसका सुनहरा टिकट होगा। उसे हर संभव तरीके से ढूंढना होगा। रात तक अकेले भूत की उसकी तलाश जारी रही। उसने पास में भेड़ियों की आवाज़ सुनी, जिसका मतलब था कि वह घाटी के करीब है, और फिर उसे वही भूत दिखाई देता है जिसकी उसे तलाश थी। शॉनहो एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन वह देख सकता था कि यह चीज़ खेल के जीवों जैसी ही दिखती है। अब भूत माना जाता है कि ये सबसे निम्न श्रेणी के राक्षस हैं। इनके हथियार सिर्फ भाले और जहरीले तीर हैं। ये अपने विरोधियों को अपंग करने और उन्हें यातना देने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल यही वजह है कि हमारे लड़के ने अपनी पहली पसंद के तौर पर एक लंबी दूरी का हथियार धनुष चुना। देखने से लगता है कि ये भूत बूढ़ा है और बुरी हालत में है। इसके पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए सुंगहो तुरंत अपना धनुष चलाता है। वह जानता है कि अगर वह शांत रहा तो इस जीव को मार डालेगा। धनुष छोड़ते ही तीर सीधे भूत की बाह में जा लगा, उसकी बाह को चीरता हुआ। स्योंगहो ने उसके सिर पर निशाना साधा, लेकिन वह परिणाम से खुश है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वह दूसरा निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन भूत इतनी जोर से पत्थर फेंकता है कि उसका हथियार उसके हाथ से छूट जाता है। शॉनहो को एहसास होता है कि उसका मुकाबला एक परिपक्व और अनुभवी भूत से है। दोनों ही नज़दीकी मुकाबले के लिए अपने अपने ब्लेड तैयार करते हैं। सुन जिन वू और बेरू के बीच आखिरी मुकाबला शुरू होता है। रुको, कहानी गलत है। शॉनहो लोड हो रहा है। अपना चाकू लेकर भूत के बाजू पर वार करने की कोशिश करता है। अनुभवी भूत चकमा देकर हमारे लड़के के घुटने पर जोर से वार करता है। चीज़ों को जमीन पर गिराकर शॉनहो भूत से भिड़ जाता है और उसे पीठ के बल गिरा देता है। यहाँ उसे स्पष्ट बढ़त हासिल है। जियांग हो चाकू लेकर भूत की छाती में गहराई तक घुसा देता है, जिससे वह दर्द से चीखने लगता है। आखिरकार उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। पहला शिकार सफल रहा है और शॉनहो को इसकी वजह से 2 अंक मिलते हैं। वह तो कुछ भी नहीं कर सकता। विश्वास है कि वह जो कर पाया वह कर पाया। अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए उसे पास में गुआका पाउडर और वनस्पति तेल मिलता है। खेल में इन दोनों को मिलाकर एक मरहम बनता है
लेकिन पहले उसे जल्दी से खुदाई करनी थी। इस भूत को बाहर सड़ने देना बहुत खतरनाक है, क्योंकि समूह इसे ढूंढ सकता है और इसकी वजह से ज़ांग-हो का शिकार कर सकता है। इसे सड़ने देना भी अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि यह बोन क्रीपर नामक किसी चीज़ में बदल जाएगा। ज़ांग-हो को पास में लार्ज ट्राउट मछलियों का एक जोड़ा मिलता है। ज़ायन-हो का दिल कांप उठता है जब उसे एहसास होता है कि वह जैसे ही वह अपनी नज़रें हटाता है, भाई को पता चलता है कि एक सबसे खौफनाक उल्लू राक्षस उसे घूर रहा है। इस खंड से पहले हम ज़ांग-हो के उस खेल में बिताए समय पर वापस जाते हैं जब वह एक खिलाड़ी था। अपनी स्ट्रीम के दौरान उसने खेल के लिए ढेर सारी सामग्री जानकारी एकत्र की। उसके कुछ चैट सदस्यों ने उसे सीधे सामग्री में गोता लगाने के लिए पैसे दान किए। स्योंग-हो ने इसकी तह तक जाकर पिछली बार गॉब्लिन और कोबाल्ट के साथ अपने अनुभव का वर्णन किया। बोन क्रीपर से बचना भी जरूरी है, लेकिन जंगल में खेल के दो सबसे खतरनाक जीव रहते हैं। ये हैं वेयरवुल्फ और उल्लू भालू। उल्लू भालू प्रादेशिक जीव होते हैं, यानी उनका अस्तित्व राक्षसी पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य स्थापित करता है। स्ट्रीमिंग के ज़माने को याद करते हुए सीन-हो के दिल में एक गर्माहट सी आ गई। बुलुंग मैन नाम का एक आदमी था जो हमेशा उसके लिए खुश रहता था। बाकी लोग शांत और थोड़े अजीब थे, जैसे कोई भौंकता हुआ कुत्ता जो किसी वजह से चैट में वूफ टाइप करना बंद नहीं कर पा रहा था। अजीब बात यह है कि सीन-हो को आश्चर्य होता है कि उसे इतनी खुशी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। यादें, क्या इसलिए कि वह अपने सामने सचमुच के खौफनाक अवतार को देख रहा है, एक ऐसा जीव जो अपनी जान लेने वाला था। ज़ोंग-हो हकीकत को मानने से इनकार करता है, मानो वो यादें उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रही हों। वह हर पल का इस्तेमाल एक योजना बनाने में करता है। वह पहले से ही जानता है कि उल्लू भालू बेहद खतरनाक होते हैं और अपने सामने आने वाली हर चीज़ को चीर-फाड़ देते हैं। यह तथ्य कि वह जीव बिना कुछ किए स्थिर खड़ा है, यह दर्शाता है कि उसे उतनी भूख नहीं है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय उसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि उन्होंने लाल ट्राउट के इलाके में घुसपैठ कर ली है। इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के बाद ज़ांग-हो को एहसास होता है कि इस भयावह स्थिति से बचने का उसके पास शायद केवल एक ही रास्ता है। अपने पैर मोड़ते हुए वह खुद को याद दिलाता है कि वह अभी भी अपने दिमाग में किमुत जुआ है, भले ही उसका शरीर कांग-हो जैसा ही कमज़ोर हो। दांत पीसते हुए वह राक्षस को उसका सामना करने की चुनौती देता है, जो उसके जीवित रहने की इच्छा का अंतिम ऐलान है। वह प्राणी उसे घूरता है। अपना पहला भयावह हमला शुरू करते हुए उल्लू भालू रात में शिकार करने में माहिर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी सीधी धूप है। खेल में इसके पैटर्न याद कर लेने के बाद जियांग-हो जानता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए बस उसे मारना है। जानवर के हमले के समय का ध्यान रखते हुए जियांग-हो कुशलता से वार से बच निकलता है और साथ ही राक्षस को डराने के लिए किसी तरह का प्रकाश प्रभाव पैदा करने का तरीका भी सोचता है। तेजी से दौड़ते हुए वह उस जीव की विशाल भुजा पर चढ़ जाता है और अंत में एक तीर चलाता है। टॉर्च की रोशनी से उसकी आंखें एकदम से चौंधिया जाती हैं। यह प्रभाव उल्लू भालू जैसे शिकारी के लिए भी इतना दर्दनाक होता है कि वह पूरी तरह से अंधा हो जाता है। अगला दृश्य हमारे लड़के पर कट जाता है, जो अपने बिस्तर पर पड़ा सड़ रहा है और उसका अलार्म बज रहा है। वह जानता है कि उसे उठना ही होगा, भले ही उसका शरीर पिछली रात की तरह दर्द कर रहा हो। शॉन-हो घर लौटते ही बेहोश हो गया। उसकी आखिरी याद राक्षस को अंधा करने के बाद अपनी जान बचाने के लिए भागना है। किस्मत से एक भूत का सामना करने के तुरंत बाद वह एक उल्लू भालू से टकरा गया। भाई नहीं चाहता फिर से उससे निपटने के लिए और कुछ खाने के लिए उठने की कोशिश करता है। वह जोर से जमीन को चूमता है। उसे एहसास होता है कि उस कार्डियो के बाद उसके पैर पूरी तरह से टूट चुके हैं। खुशकिस्मती से उसके पास अभी भी दूसरे लोक से आए सुनहरे सेब हैं। सीन-हो एक सेब उठाता है और उसे काटता है, जिसके असर से उसकी सहनशक्ति तुरंत फिर से तरोताज़ा हो जाती है। आखिरकार वह पहले से कहीं ज्यादा जिंदा दिल महसूस करता है और सोचता है कि क्या अब उसे अपना पेट ठीक से भरना चाहिए। लेकिन खुद को व्यवस्थित करने के बाद ब्रो फिर से तेल चाहने से टकरा जाता है। वह यहाँ एक अलग रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी और संयोग से उससे टकरा गई। सियांग-हो किसी साथी की तलाश में नहीं थी, बल्कि वह यहाँ बैठी थी क्योंकि उसे खाने के लिए कोई साथी पसंद है।
मिक्योंग ने जल्दी से उससे पूछा कि क्या उसने स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश की थी। उसके उत्साही रवैये से युंगहो को एहसास हुआ कि यही वह विषय होगा जिस पर वह पिछली बार चर्चा करना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया था। मिक्योंग उसे खबर दिखाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि यह सच है। कुछ जागृत खिलाड़ी वास्तव में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों से पैसे चुराने के लिए कर रहे हैं। ज़्यूनहो ए उसके इस तरह सीधे कुछ पूछने के आत्मविश्वास से वह जरा भी नहीं चौंका। वह झूठ बोलकर जवाब देता है कि कुछ भी नहीं दिखा। बात यह है कि ज़ोंगहो को लगता है कि दूसरों को अपनी हैसियत से अनजान रखकर वह सही काम कर रहा है। सबसे पहले उसकी विशेषता रणनीतिक है, युद्ध केंद्रित नहीं। यह ऐसी चीज है जिसका वह दूसरों के साथ साझा करने के बजाय अपने फायदे के लिए भरपूर इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल उसकी निजी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं है। अगर वह लाल पोशाक वाली महिला को अपना हाथ दिखा देता है तो इस मामले में अगर वह है तो उसके लिए चीजें वाकई बुरी हो सकती हैं। यह एक चालाक चाल है। हालांकि वह लड़का हैरान है कि मिक्योंग जागृति के बारे में पूछने में इतनी दिलचस्पी कैसे ले रहा है। तभी उसकी ओर से एक सरप्राइज आता है। वह हिचकिचाती है और झूठ बोलने की बात भी स्वीकार करती है। ज़्यूनहो उसके अच्छे इरादों का अंदाज़ा लगाता है और उसे आश्वस्त भी करता है कि उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वह उसे दिलासा देता है कि अभी भी समय है और बातचीत के तुरंत बाद घर चला जाता है। आखिरकार उसके डिलीवरी पैकेज आ गए। उसने जो सामान मंगवाया था वह आ गया और अब उसे सामान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपना सामान छत पर रख दिया और सिर्फ ज़रूरी सामान दूसरी मंजिल पर रखा। अपनी तैयारी के दौरान उसने आज के मिशन के लिए ज़रूरी ढेर सारी चीज़ें चुनी। गैस मास्क, सूट और दूसरे उपकरण जैसे सामान। अपने अगले मिशन के लिए हमारा लड़का छिपने के लिए एक सही जगह ढूंढने की सोच रहा है। उसके लिए एक ठिकाना बनाना ज़रूरी है, इसलिए कुल्हाड़ी का मकसद यही है। पोर्टल से गुजरते हुए ज़्यूनहो को छिपने की जगह ढूंढने में पहली बार सुराग मिलता है। पुराने भूत की तलाश में उसे गलती से एक भूत की गुफा मिल गई। उसका स्थान याद आने पर वह ठीक उसी जगह जाता है और उसे ढूंढ लेता है। यह छिपने के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक जगह है जो उसकी योजनाओं के लिए एकदम सही है। हालांकि पहले उसे यह पता लगाना था कि यहाँ किस तरह के राक्षस रहते थे। ज़्यूनहो आसपास के वातावरण का निरीक्षण करता है और उसे कोबाल्ट के छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह वाकई एक जश्न मनाने लायक खोज है क्योंकि ये लोग कोई भी नहीं हैं। कोई परेशानी नहीं। सीरो पहले से ही किसी भी निम्न स्तर के राक्षस के खिलाफ एक योजना बनाकर यहाँ आया था, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। कोबाल्ट के बारे में बात यह है कि वे निशाचर प्राणी हैं। वे अभी सो रहे हैं, इसलिए हमारे लड़के की योजना उन्हें अंदर ही दम घोटने की है। सबसे पहले वह कुछ टहनियाँ काट कर जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करता है। फिर वह इकट्ठा किए गए समूह को प्रवेश द्वार पर रखता है। अगला विचार यह है कि उस पर पेट्रोल गिरा दिया जाए। ज़्यूनहो ने सोचा कि वह इसे साफ कर देगा। मिशन बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया क्योंकि अब उसे बस आग जलानी थी। लेकिन तभी उसे अचानक उनकी आवाज़ सुनाई दी। वे अपनी नींद से जाग उठे और तुरंत अपने अगले भोजन के लिए आंखें मिला लीं। ज़्यूनहो ने धीरे से उनका अभिवादन किया और फिर अपनी कुल्हाड़ी भांजकर तुरंत कार्रवाई में जुट गया। एक ही झटके में उसने दोनों राक्षसों की गर्दन पर वार कर दिया और उन्हें तुरंत मार डाला। वे इतनी आसानी से नीचे गिर गए क्योंकि पहले उन्हें नींद आ गई थी। इन लगातार हत्याओं के कारण सिस्टम उस स्तर में वृद्धि और 4 अंक। इसके बाद ज़्यूनहो लाइटर को जलाऊ लकड़ी में फेंकता है। कुछ ही देर बाद धुआं अंदर जाने लगता है। सुरा गेम में निम्न स्तरीय राक्षसों की एक बड़ी कमजोरी थी। वे नई चीज़ों के प्रति संवेदनशील होते थे और यह उनमें से एक थी। हमारा लड़का बाहर गैस मास्क लगाकर इंतजार कर रहा था। हालांकि वह उन्हें सीधे जलाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन सफाई प्रक्रिया में यह तरीका और भी कारगर था। सो रहे कोबाल्ट घबराकर जाग गए और खुद को बचाने के लिए बाहर भागे। ज़्यूनहो ने जानबूझकर उनके शरीर को कमज़ोर करने के लिए यह रणनीति चुनी थी और उनके भागने के बीच भ्रम पैदा करे। जैसे ही वे बाहर निकले, उसका उद्देश्य नीचे पड़े लोगों का फायदा उठाकर उन्हें तुरंत मार डालना था। हालांकि उसे उम्मीद थी कि उनमें से कम 5 बाहर आएंगे, लेकिन ज़्यूनहो यह देखकर दंग रह गया कि केवल 4 ही बाहर आए।
यह उनके सामान्य सात के समूह से अलग था। कोबाल्ट में से एक पर निशाना साधते हुए जियांग हो ने उसे मार डाला, यह घोषणा करते हुए कि अब उनमें से केवल 3 ही बचे हैं। बाकी 3 उसकी ओर दौड़े और हमला करने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे किया, लेकिन हमारा लड़का तैयार था। उसकी कुल्हाड़ी, यह आदमी हथियार से होम रन मार रहा था और उन्हें नीचे गिरा रहा था। एक और कोबाल्ट हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मौत की शक्तिशाली फाट स्प्रे उसे बिल्कुल अंधा कर देती है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सेओन्हो ने उसका सिर काटने में मदद की। बस एक आखिरी बचा है। हमारा लड़का डर के मारे बेचैन होकर उनके नेता को घूर रहा है। वह शिकारी बन गया है और उनके अंत की घोषणा करता है, उनके ठिकाने का पूरा इस्तेमाल करने का वादा करता है। आखिरकार खूनी संघर्ष समाप्त होता है और सेओन्हो थककर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी कमी, इस समय असली कमी सहनशक्ति की है, हालांकि उन्हें हराना आसान था। दिलचस्प बात यह है कि सिस्टम के आंकड़े भी खेल से अलग नहीं हैं। यहां तक कि थकावट की स्थिति से होने वाला डिबफ सेक्शन भी, जो लेवल अप करने के बाद भी स्टेटस पॉइंट्स नहीं बढ़ाता, वही है। फिर भी लेवल अप करने से उसके लिए दुकान के सामान अनलॉक हो जाएंगे, तो यह अपने आप में अच्छा है। अभी सबसे सुविधाजनक बात यह है कि वह अपनी निजी जगह का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हमारा लड़का जितना भी अंदर एक साफ सुथरा माहौल चाहता था, उसने पाया कोबाल्टों द्वारा फैलाई गई गंदगी से वह खुद निराश था। ठिकाना पक्का होने के बाद सफाई का काम शुरू हुआ। इस आदमी को इतने सारे गोब्लिन साफ करने पड़े कि वह थक गया। इतना साफ करना बहुत कष्टदायक लग रहा था, खासकर एक अच्छी खासी लड़ाई जीतने के बाद। सेहो ने उन घटिया जीवों को कचरे में रहने के लिए कोसा। फिर भी नए ठिकाने के साथ अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। शॉन हो हर बार जब उसे कचरा बाहर निकालना होता है, तो वह अपनी दुनिया में लौट आता है। यह एक फायदा था, लेकिन फिर भी उसे साफ सफाई में बहुत समय लगा। एक बात जिसने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया, वह यह जानना था कि अलग अलग आयामों वाली चीज़ों का इस्तेमाल कितना आसान है। इसलिए उसने एक तरफ से पाइप इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ उसे चालू कर दिया, और खुद भी यह देखकर हैरान रह गया कि यह कितनी अच्छी तरह काम करता है। घंटों की मेहनत के बाद अब वह जगह साफ सफाई से जगमगा रही है। अब उसे खून के धब्बे साफ करने हैं और कंक्रीट डालने का काम करना है, ताकि सामान रखना आसान हो जाए। वह मोर्टार और सैंडविच पैनल के इस्तेमाल की जटिलताओं के बारे में सोचता है। लेकिन एक अच्छी बात, इस घटिया गुफा की खासियत यह है कि यह चमकदार और ज्वलनशील पत्थरों से भरी है। ये खेल में नए पत्थर हैं, लेकिन यह जगह इनसे भरी है, इसलिए यह अच्छी बात है। निर्माण के बाद अब शॉन हो के पास इस जगह का सही तरीके से खनन करने का एक कारण है। अगले दिन भाई अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। वह हर दिन इतनी मेहनत कर रहा है कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अपनी बाह की जांच करते हुए वह खुद को लगे कुछ कटों से हैरान हो जाता है। दूसरे लोग से उसकी इकट्ठी की हुई चीजें मेज के किनारे रखी हैं। शॉन हो सोच रहा है कि क्या उसे इस मौके का फायदा उठाकर मरहम बनाना चाहिए। तरीका बहुत आसान है। गुआका पाउडर और सब्जियों को बराबर मात्रा में मिलाए, फिर थोड़ा हिलाए और लीजिए, तैयार है बुनियादी इलाज के लिए एक कमस्तरीय मरहम। हमारे लड़के की पाककला की पृष्ठभूमि की वजह से शेफ को ये बनाने में आसानी होती है। सिर्फ अपनी बाह पर मरहम लगाने भर से ही उसे एक कदम आगे बढ़ने जैसा लगता है। हालांकि सीन हो इस बात से परेशान है कि उसे यह बार बार करना पड़ सकता है। वह अपने बच्चे को बड़ा करने के बारे में सोच रहा है, बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करके आंकड़े, लेकिन फिर वह अपनी जान को इतना जोखिम में डाल रहा है कि वह प्रलय आने से पहले ही मर भी सकता है। हालांकि यह मज़ेदार होगा, क्योंकि जियांग हो जोखिम नहीं उठाना चाहता और बंदूक जैसे ज्यादा सुविधाजनक हथियार का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार पौंधा, जरूर कुछ ऐसा है जिसका वह इस्तेमाल कर सकता है। खेल की मुख्य कहानी से अलग हमारे पास इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वह पृष्ठभूमि की जानकारी इस पर भी लागू होगी। आने वाला सर्वनाश। उस जानकारी का उपयोग करते हुए शॉन हो अपने विचारों को जगाता है और उम्मीद करता है कि पिछली घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि वे उसे अकल्पनीय तरीकों से लाभान्वित करेंगी। एक नई योजना बनाकर यह लड़का अपने द्वारा मंगवाई गई निर्माण सामग्री लेने के लिए छत पर जाता है। पोर्टल का गेट खोलकर
हमारा लड़का इन थैलियों को एक एक करके दूसरी तरफ फेंकना शुरू कर देता है। उसके बाद वह कुछ और सामान लेने के लिए आगे बढ़ा, फिर पहली मंजिल पर नीचे चला गया। यहाँ वह थैलियों का ढेर हटाने ही वाला था कि अचानक वही लड़की अचानक प्रकट हो गई। फिर से स्यूंग हो सोचने लगा है कि क्या वह इस समय उसके साथ कुछ ज्यादा ही सहज हो रही है। भाई सीधे उसके मुंह पर यह बात कह देता है, जिससे वह शर्मिंदा हो जाती है। वह उसे यकीन दिलाता है कि वह बस रीमॉडलिंग के काम में व्यस्त है और उसे लगता है कि वह सच कह रहा है। उसे हैरानी इस बात पर होती है कि वह हर 3 महीने में अपने नियमित बाल कटवाने नहीं आया है। जुंगहो को याद है कि हाँ, और वह यह भी समझती है कि आने वाले अन्वेषण के लिए बाल कटवाने जरूरी हैं। इसलिए वह अपना काम छोड़कर उसकी दुकान पर चला जाता है। यहाँ भाई मोस्ट क्रिटिकल का कोरियाई संस्करण। वह उसे पूरा शेव करने का आदेश देता है। बज़कट सिग्मा आर्क। हैरान होकर वह उसकी बात मानने का फैसला करती है। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि शॉन्हो के कंधे कैसे चौड़े हो गए हैं। मेरा मतलब है, सच कहूं तो कोई भी लड़की सच में ऐसा नहीं कहेगी। वह उसे बताता है कि वह वर्कआउट कर रहा है, जबकि मिक्यूंग स्टेटस विंडो के गेम में सर्वाइवल लाइफ से जुड़े होने की बात कर रहा है। अवेकनर वे लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक बार गेम खेला है। इस पूरे समय शांघो बेवकूफ़ी का नाटक करता रहता है और हर बात से सहमत है, लेकिन वह उत्सुकता से उसकी जानकारी के स्रोत के बारे में भी पूछता है। अचानक एक टैटू वाला लड़का दुकान में दाखिल होता है और बताता है कि वह नई जानकारी के लिए यहाँ आया है। मज़ेदार बात यह है कि इस लड़के ने पहले भी सेहो से लड़ाई की थी, लेकिन सिर्फ एक गायन प्रतियोगिता में। हमारा लड़का इस बात से नाराज़ है कि यह जोकर उसकी जानकारी का स्रोत है। सुनहरे बालों वाला लड़का उसे बताता है कि किसी ने स्ट्रीम डिलीट कर दी हैं और जानकारी सिर्फ अपने पास रखता है। यह एक अजीब पल है, क्योंकि यह लड़का यह भी कहता है कि वह कोशिश कर रहा है खिलाड़ी की असली लोकेशन का पता लगाने के लिए। सियांग हो इस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में जानने के लिए वाकई उत्सुक है। इन्हैक ने किम्बाब जो नाम रखा है, जो ज़ांगहो का यूज़र नेम था। इससे चीज़ें और भी पेचीदा हो जाती हैं, क्योंकि अब हमारे लड़के को पता चल गया है कि लोग वाकई उसे ढूंढ रहे हैं। इन्हान उस युवती को हिम्मत दिखाने और अपनी टीम में शामिल होने के लिए मजबूर करता है। सीन हागो को लगता है कि यह पूरी स्थिति बेवकूफ़ी भरी है। उसने वीडियो सिर्फ इसलिए डिलीट किया क्योंकि वह निराश था। उसके पास निजी फ़ायदों के बारे में सोचने का ज़रा भी वक्त नहीं था। खैर, ये बदमाश सब कुछ जानने वाला और बड़ी बड़ी बातें करने वाला है। वो ज़ांगहो को भी कोसता है कि उसने अपनी स्ट्रीम्स की जानकारी सार्वजनिक किए बिना सबको छोड़ दिया, जबकि उसे पता ही नहीं था कि जिस आदमी की वो तलाश कर रहा है वो उसके सामने बैठा है। ज़ांगहो सोचता है कि क्या समुदाय की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी। इससे वो सोचता है कि क्या उसे वाकई अपना रुख बदलकर जानकारी साझा करनी चाहिए। भाई खुद उठकर इन्होक से भिड़ जाता है और उसे बीच में ही अपना हेयर कट खराब करने के लिए डांटता है। एक सत्र इन्ह हमारे लड़के के साथ मिस्टर टफ गाय बनने की कोशिश करता है, लेकिन शांघहो उसे जानलेवा निगाहों से घूरता है और उसे जल्दी से वहां से चले जाने का आदेश देता है, वरना वह फिर से अपमानित नहीं होना चाहता। डरा हुआ वह बदमाश दुकान से बाहर निकल जाता है और महिला उसे अलविदा कहती है। मिक्यूंग को राहत महसूस होती है। उसे परेशान देखकर हमारा लड़का उसका नंबर सिर्फ इसलिए मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि यह आदमी सचमुच एक जोकर है जो उसकी जान को खतरा बन सकता है। घर वापस आकर हमारा लड़का अपने नए रूप में एक मॉडल जैसा लग रहा है। सबसे पहले उसने अपने यूज़र नेम पर ध्यान केंद्रित किया और फोरम में जानकारी ढूंढने का फैसला किया। उसे जो मिला वो चौंकाने वाला था। पूरा फोरम उसके खिलाफ गालियों और गालियों से भर गया था। उसे बेहिसाब नफरत मिल रही थी, जब तक कि उसे इन्होक नाम का यूज़र नेम नहीं मिल गया। वेबसाइट पर पूरी पुष्टि उपलब्ध होने के बावजूद उस विदूषक ने एक उपनाम भी इस्तेमाल किया। उसका पूरा पेज हमारे लड़के के बारे में नकारात्मक टिप्पणियों से भरा पड़ा था। एक सच्चा नफरत करने वाला और मन, शरीर और आत्मा से रेडिटर। ज़ांगहो अपना कंप्यूटर बंद कर देता है, यह जानते हुए कि यही एकमात्र है उचित प्रतिक्रिया। वह मानसिक रूप से प्रभावित नहीं था, बस निराश था। लेकिन फिर जैसे ही उसने द्वार की कमान संभाली, उसके दिमाग में एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। अगले 2 दिन उसने अपने ठिकाने को बेहतर बनाने, खनन और निर्माण कार्य में बिताए।
कुदाल ने उसकी मदद की और फिर उसने गारे पर पानी फैलाया और उसे हर दिन समान रूप से चिकना किया। काम खत्म होने के बाद वह गारे के सूखने का इंतजार करते हुए बाहर आता है। इस दौरान वह एकाकी चांद को देखता है। अचानक सेयोन हो को एहसास हुआ कि उसे इस अन्याय का जवाब देना होगा और क्रूरता का स्तर। वह कोई हीरो नहीं है और न ही वह जिंदगी में किसी बड़े मकसद की तलाश में है। उसका असली मकसद तो बस जिंदा रहना है, बस यही मायने रखता है जब तक वह जीत रहा है। अपना संकल्प लेते हुए वह पलटता है और खुद को डरा हुआ पाता है। एक हड्डी का रेंगना उसकी तरफ आ रहा है। शॉन हो पहले से ही गुस्से में था, इसलिए उसे आखिरकार अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए एक निशाना मिल गया। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है जो सब कुछ आग की लपटों में घेर लेता है। अगली बार जब हमारा लड़का उठता है तो वह खरोंचों से भरा होता है। उसे तो यह भी नहीं पता कि अभी क्या हुआ था, लेकिन तभी उसे बोन क्रीपर का दृश्य याद आ गया। उसके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि वह एक सीधे विस्फोट से कैसे बच पाया। लेकिन इसका भी एक जवाब है। बोन क्रीपर को देखते ही शॉन हो को पहले से ही पता था कि वह टुकड़े टुकड़े होने वाला है, इसलिए वह उसकी ओर भागा। लेकिन विस्फोट ने उसे फिर भी जकड़ लिया, जिससे वह इतनी जोर से गिरा कि बेहोश हो गया और मरा नहीं। हालांकि पीछे हटने की उसकी यह छोटी सी कोशिश भी उसे भारी पड़ गई। जियोन हो पूरी तरह से तैयार है। उसके दाहिने हिस्से में चुभे हुए कांटों का ढेर। अपनी बची खुची ताकत जुटाकर वह मदद के लिए स्टेटस विंडो को बुलाता है। उसकी वर्तमान स्थिति के कारण सिस्टम के आंकड़े कम हो गए हैं, लेकिन उस जीव के विनाश के कारण उसे उसकी हार के लिए अंक मिलते हैं। तेज सिरदर्द उसे घेरने लगा है, जिससे उसकी इंद्रियां भारी पड़ने लगी हैं। अपनी आखिरी बूंद ऊर्जा खर्च करते हुए वह पोर्टल खोलने का आदेश देता है। अगले दृश्य में सबसे पहले उसने उसके घावों का इलाज किया। इसमें उस जीव से हड्डियों के टुकड़े निकालना शामिल था। वे बहुत दर्दनाक थे। हटाए और उन्हें हटाते हुए उसे बहुत दर्द हुआ। मरहम ने कमाल कर दिया, जिससे खून बहना बंद हो गया। पट्टी बांधने के बाद उसकी हालत जांची गई। नतीजतन जांग हो बेहोश हो गया। उस दिन उसकी यही हालत थी। अगली सुबह भोर हुई और हमारा लड़का फिर से उठ गया। उसे लगता है कि अब वह किसी भी दिन मरने वाला है। उसकी पहली चिंता यह देखने की है कि उसके घाव ठीक हुए हैं या नहीं, इसलिए वह स्टेटस विंडो खोलता है। सिस्टम बता रहा है कि वह ठीक है, तो बस अच्छा। वह उठता है और सवाल पूछता है कि आखिर एक बेवकूफ ने उसे कैसे ढूंढ निकाला। सबसे पहले जंगल बहुत विशाल है, इसलिए जीवों का अचानक इस तरह छिपकर बाहर आना कोई असामान्य बात नहीं है। यह उसे अपनी धारणा क्षमता को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उसकी पहचान करने की क्षमता बढ़ेगी। खेल में ऐसे आंकड़े बढ़ाने का एकमात्र तरीका आंकड़े बिंदुओं का उपयोग करना है। बेशक ये शिकार या अन्वेषण के अनुभव से प्राप्त होते हैं। आंकड़े बढ़ाने का एक और तरीका ऐसे उपकरण या हथियारों का उपयोग करना है जो उपयोगकर्ता को बढ़ावा दे। एकमात्र समस्या यह है कि सूरा एक बेकार खेल है और इसकी कठिनाई चार्ट से बाहर है। साधारण स्टेट आइटम प्राप्त करने के लिए भी आपको अपने स्तर से कहीं अधिक खतरनाक राक्षसों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक हथियार के लिए नारकीय जानवरों से मुकाबला करना। राक्षसों को हराने के बाद कौशल भी अनलॉक किए जा सकते हैं। उच्च स्तर के राक्षस विशेष रूप से कुछ शर्तों के आधार पर उन्हें गिराते हैं, लेकिन हर कौशल हर खिलाड़ी के अनुकूल नहीं होता। इसलिए अब शॉन हो को स्टेट बढ़ाने वाली वस्तुएं प्राप्त करने का एक निश्चित तरीका सूझ रहा है। वह फुटेज को उस पृष्ठभूमि की कहानी पर वापस चलाने का फैसला करता है जहां वह खेल में गया था। ऐसी कहानियां पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों के गिरने से पहले की हैं। इसका मतलब है कि ऐसी जगहों पर जाने से आपको प्रलय आने से पहले ही विशेष वस्तुएं मिल सकती हैं। लेकिन यह सिर्फ एक सिद्धांत है, एक खेल सिद्धांत। समझे? शॉन हो जानता है कि उसे और भी शक्तिशाली राक्षसों से लड़ना है। वह अगले कुछ घंटे पुरानी जानकारी पढ़ने में बिताता है और 3 महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में सीखता है जहां पृष्ठभूमि की कहानियां घटित हुईं। रूसी जहाज, हॉबगोब्लिन और एक अन्य जेरी माउंटेन ऑक घटना, जो इन सब में सबसे तेज थी। फुटेज के अनुसार ऑक 26 तारीख को खोजा गया था, इसलिए उसे जल्दी ढूंढने के लिए 25 तारीख को निकलना होगा। अपने अगले मिशन को देखते हुए
हमारा लड़का अपना फ़ोन उठाता है और उसे पता चलता है कि मिकयंग उसे देर रात फ़ोन कर रहा है। अगले दृश्य में दोनों एक कैफ़े में हैं। वह उसकी हालत के बारे में पूछती है और सवाल करती है कि उसने रात में लंबी बाजू की कमीज़ क्यों पहनी थी। भीषण गर्मी, भाई को अपने ज़ख्म छिपाने पड़ते हैं और उसे एहसास होता है कि यह औरत जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा चौकस है। उसे लगता है कि दुकान में हुई घटना से वह परेशान है, लेकिन सुंघो ऐसी किसी भी बात से इनकार करता है। वह यह सुनकर खुश होती है और बताती है कि उसे कितना डर लग रहा था। सीन हो उसे पिछली सर्दी की याद दिलाता है जब इस आदमी ने अवैध रूप से मॉडिफाइड टो ट्रक का इस्तेमाल करके मुसीबत खड़ी कर दी थी। फिर उसने कमज़ोर लोगों से लड़ना शुरू कर दिया। संक्षेप में, वह एक घटिया इंसान है। मिक्योंग यह खबर सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसके पास कोई इस लड़के के बारे में पहले भी जानकारी मिली थी, लेकिन हमारा लड़का उससे दूर रहने की विनती करता है। फिर सेओंग हो सीधे पूछता है कि उसने उसे बाहर क्यों बुलाया। वह प्यारी युवती उसके कान में अचानक आती है और बताती है कि वह वास्तव में जाग चुकी है। सेओंग को समझ नहीं आता कि उसने इतनी संवेदनशील जानकारी क्यों दी। स्वाभाविक रूप से साथ निभाते हुए वह ईर्ष्यालु होने का नाटक करता है कि उसे भी ऐसी ही किस्मत नहीं मिली। उसे उससे झूठ बोलने का बुरा लगता है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि कोई बात नहीं। अपनी मुलाकात खत्म करके वह जाने के लिए उठ खड़ा होता है। सेओंग हो उस काम को सौंपे जाने से खुश है, जानकारी और स्वीकार करता है कि उसकी बातों से उसे बेहतर महसूस हो रहा है। जाने से पहले वह सर्वाइवल लाइफ गेम में अपनी रुचि बताकर इस गेम को सीखने का पूरा इरादा रखते हुए एक छोटा सा संकेत छोड़ जाता है। अब घर वापस आकर शॉन हो स्वीकार करता है कि उसे उसके जैसे अच्छे चरित्र वाले लोगों को पाकर सचमुच खुशी होती है। वह दुकानों की जांच करता है और आखिरकार अच्छे ड्रोन और नेविगेशन के लिए एक किराए की कार भी खरीद लेता है। फिर वह अगले दिन के लिए आराम करने के लिए सीधे अपने बिस्तर पर चला जाता है। अगला दिन आ ही गया। वह पल भोर होते ही उसने ऑर्क्स के शिकार के लिए सामग्री बनाना शुरू कर दिया। अपने मुख्य अड्डे पर उसने ज्वलनशील पत्थरों को कुचला और परिष्कृत किया। उन्हें सावधानी से संभालना जरूरी था, वरना गलत प्रहार से वे भड़क उठते। इसके बाद उसने अपनी नज़रें चमकदार पत्थर पर टिका दी। उन्हें निकालने से उनकी रोशनी से अंधापन आ जाता है, लेकिन यह अच्छा है, इसलिए वह ऐसा करता रहा। दोनों को पीसने के बाद वह उनसे पाउडर बनाता है। इस तरह मिशन के लिए उसका सेटअप पूरा हो गया। इसके बाद वह चीनी, गैसोलीन और कार्बनिक विलायक डालता है। आखिरी सामग्री एक कठोरीकरण एजेंट है, इग्निशन स्टोन को जमने के लिए। लचीले निर्देशांक वाले अपने डायमेंशनल गेट की बदौलत वह बिना किसी कठिनाई के आसानी से एक डेस्क स्थापित कर सकता था। जाने से पहले वह अपना सारा सामान अपनी किराए की कार में समेट लेता है। अपनी खरीदारी से संतुष्ट और सामान सुरक्षित पाकर सेहोवर्क्स को मारने के लिए जूरी पर्वत की ओर चल पड़ता है। वह रात 12:00 बजे से पहले यूंगरी कैंपग्राउंड की पार्किंग में पहुंच जाता है और बाकी समय इमेज ट्रेनिंग और अपने उपकरणों की सुरक्षा में बिताता है। जब घड़ी में रात के 12:00 बजते हैं तो वह अपनी पूरी खोज में 2 घंटे बाद बारिश और तेज हो गई और बारिश से बनी धुंध के कारण आगे देखना मुश्किल हो गया। वह सोच रहा था कि ऑक धरती से कहाँ से आते हैं, क्योंकि वह कैंपग्राउंड के चारों ओर पहले ही नजर डाल चुका था। उसे लगता है कि यह पूर्व घटना असल जिंदगी में नहीं होती, लेकिन अचानक एक तेज गर्जना ने उसके विचारों को रोक दिया। घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखा। जहां से आवाज आई थी वहां एक काली परछाई सी आकृति उसकी ओर आ रही थी। हमारे लड़के को एहसास हुआ कि यह ऑक है, न कि कोई साधारण वाला। यह एक लाल ऑक उपप्रजाति है, जिसका अर्थ है कि कौशल में गिरावट निश्चित है। कांग हो पटाखा चलाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करता है। अगर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ तो वह उसे जरूर पकड़ सकता है। ऑक से निपटने का तरीका उसने सरल बनाया है। पहला कदम ऑक के आक्रामक व्यवहार का इस्तेमाल करके उसका एग्रो आक्रामकता हासिल करना है। जब ऑक पटाखे की चमक से विचलित हो जाए और अपनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला करना शुरू कर दे, तो यही वह क्षण है जब अवसर का लाभ उठाया जाए। ऑक पर निशाना साधें और पोर्टल को तुरंत खोलें और एक फ्लैशबैंग उठाकर खोलें। तेज रोशनी के कारण ऑक को अपनी दृष्टि वापस पाने में लगभग 20 सेकंड लगेंगे।
इससे समय के साथ एक दौड़ शुरू हो जाती है। फिर ऑक की मांसपेशियों को नष्ट कर दें, जो स्थिति के प्रभाव से ढीली पड़ गई हैं, जिससे उसकी गति पूरी तरह से कम हो जाती है। ऑक गुस्से से चीखता है और हमारे नायक पर उसे कुचलने के लिए अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी उस पर लगने वाली होती है, हमारा नायक तेजी से नीचे झुक जाता है और हमले से बच जाता है। फिर वह अपना चाकू लेता है और ऑक के पैर में छुरा घों देता है। जैसे ही ऑक के पैर में छुरा घोंपा जाता है, वह दर्द से चीखता है और घुटनों के बल गिर जाता है। जब ऑक और हमारे नायकों की नज़रें एक सी होती हैं, तो वह पहले से तैयार फ्लेम कैन को उसके मुंह में ठूंस देता है। जैसे ही कैन ऑक के मुंह में जाता है, वह फट जाता है। जल्द ही हमारा लड़का अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। अचानक ऑक की मुट्ठी हमारे लड़के पर जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वह पीछे की ओर उड़ जाता है। वह उठ खड़ा होता है, यह जानते हुए कि उसे अपनी हिफाजत नहीं छोड़नी चाहिए थी। पहले ही नीचे गिर चुका है। वह ऑक को देखता है जो उसके ऊपरी शरीर में आग लगी है और उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह बच पाएगा। हमारे लड़के को यकीन है कि वह जल्द ही ऑक द्वारा कुचले जाने से अपनी जान गंवा देगा। तभी उसका सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसका स्तर तीसरे स्तर पर पहुंच गया है और उसे अभी 10 अंक और मिले हैं। जीवित रहने की इच्छा शक्ति प्राप्त करके वह उठता है और खुद से कहता है कि वह इसे संभाल नहीं सकता। वह सोच रहा है कि वह वस्तु कहाँ है, जबकि उसकी कलाई पर कुछ रोशनी चमक रही है। वह अपनी कलाई की ओर देखता है। कलाई और जो वस्तु उसे मिलती है वह एक घड़ी की धारणा है। वह राहत की सांस लेता है, क्योंकि बारिश में उस वस्तु को ढूंढना बहुत मुश्किल होता। वह मृत ऑक के पास जाता है। उसका सिर गुस्से से लाल हो जाता है। वह सोच रहा है कि उसका क्या करे। वह मन ही मन सोचता है कि जिरेन ऑक वाली घटना पर प्रतिबंध लगा हुआ था। फिर वह सोचता है कि क्या इस जानकारी को समझना सही है, क्योंकि स्थिति और भी खराब हो सकती है। म्यूम ने जागृत लोगों के बारे में जो कहा था, उसके बारे में सोचकर वे लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक बार वह खेल खेला है, जो कि इसका मतलब एक ही है। कई हजार लोग जरूर जागे होंगे। अगर उनमें से एक छोटा सा अल्पसंख्यक भी हो और हॉक जैसे लोग हैं, तो वे निजी फायदे के लिए व्यवस्था और कानूनों को ध्वस्त कर देंगे और अराजकता फैलाएंगे। अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह मरे हुए ऑक को अकेला नहीं छोड़ सकता, वरना वह कल तक हड्डियों का रिंग न बन जाएगा और लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। अचानक उसके मन में एक विचार आता है। उसने यह क्यों नहीं सोचा कि वह ज़ॉम्बी बन सकता है? अगर वह जागा भी है तो भी अगर वह बीजाणुओं से संक्रमित हो गया तो वह अभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। उसे सही काम समझ नहीं आ रहा है। कोई निर्णय न ले पाने के कारण वह पोर्टल खोलता है और उन चंद लोगों के बारे में सोचता है जो बच गए होंगे। यह निश्चित है कि वसीयत का एक व्यवस्थित अंत होना चाहिए। हमारा लड़का जमीन में एक गड्ढा खोदना शुरू करता है ताकि वह उस ऑक को दफना सके जिसे उसने अभी अभी मारा है। वह जल्द ही थक जाता है और सोचता है कि वह ऑक को अंदर कैसे खींचेगा। उसका नया कौशल, जीवित रहने की इच्छा, जैसे जैसे आगे बढ़ता है सक्रिय होता जाता है। थकावट के कारण प्रेरित होकर तुरंत काम पूरा करना पड़ता है। नायक जल्द ही अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करने लगता है। उसके पास जितनी जल्दी हो सके काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। फिर वह ऑक को उसकी कब्र में फेंक देता है और उसके कौशल का शुक्रगुजार होता है। इसके बाद वह पोर्टल खोलता है और एक चलती कार में पहुंच जाता है। इसके बाद के प्रभाव में उसके शरीर को ठीक होने में समय लगता है। उसके बाद ही वह अपनी नियमित गतिविधियों पर वापस लौट पाता है। अगले दिन वह यह सोचकर उठता है कि क्या वह जो मौसम देख रहा है वह सही है। योजना के अनुसार उसे पहले ही एक रक्षा पंक्ति बना लेनी चाहिए थी। वह अपने फोन की ओर देखता है, सोचता है कि क्या लाल ऑक के अवशेष गायब हो गए हैं। वह आज कुछ भी शुरू नहीं करने की योजना बनाता है। अभी उसके लिए सही समय नहीं है और वह सुबह सुबह भेजी गई वस्तुओं पर एक नज़र डालने का फैसला करता है। डिब्बे के अंदर उसकी ज़रूरत के सभी हथियार हैं, हालांकि वह इसका इस्तेमाल सिर्फ एक भारतीय युद्ध क्लब के रूप में कर सकता है। फिर भी पैकेज से कुछ वस्तुएं गायब हैं। वह एक नोट उठाता है जिसमें लिखा है कि उसके द्वारा ऑर्डर की गई कुछ वस्तुएं रखना गैरकानूनी है और वे कस्टम से नहीं गुजर सका। जब वह अपने पास मौजूद हथियारों को देखने में व्यस्त था,
तभी उसे एक और डिलीवरी वैन की आवाज़ सुनाई दी जो ज़ोर से उनसे सामान उसके दरवाजे पर छोड़ने के लिए कहती है। दरवाज़ा खटखटाया जाता है, जिससे हमारा साथी सोच में पड़ जाता है कि डिलीवरी वाले ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। वह बार बार यही कहता है और फिर दरवाज़ा खुलता है। डिलीवरी वाला नहीं, मेकॉन्ग था। वह वहाँ खड़ी होकर बता रही थी कि वे काफ़ी समय से नहीं मिले थे और वह उससे कुछ बात करना चाहती थी। उसके हाथ में खाने का एक बैग है और सोचता है कि क्या वह उसके साथ कुछ रवाकी खाना चाहेगा। अब प्रलय आने में सिर्फ 24 दिन बचे हैं। हमारा लड़का यकीन नहीं कर पा रहा है कि मिक्योंग आखिरकार उसके घर आ ही गया है। वह साफ तौर पर घबरा रहा है और शर्माना बंद नहीं कर पा रहा है। खाना परोसने के बाद वह उससे कहती है कि खाना ठंडा होने से पहले खा ले और वह उसकी बात मान लेता है। वे जल्द ही खाना खत्म कर लेते हैं और वह पूछता है कि वह किस बारे में बात करना चाहती थी। वह सीधे मुद्दे पर आ जाती है क्योंकि उसने पहले बताया था कि वह सूरा को देख रहा था, इसलिए वह इस पर कुछ ज़रूरी जानकारियों पर चर्चा कर सकती थी। खैर, हमारे लड़के ने सोचा नहीं था कि वह इस बारे में बात करने आ रही है। उसने सोचा कि शायद वह उससे डेट करना चाहती है, लेकिन उसने खुद को यकीन दिलाया कि अभी उसके साथ प्रलय की बातें करना सबसे अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि मुश्किल समय में उसे अपने आसपास अच्छी संगति की ज़रूरत है। वह जल्दी से कूड़ा बाहर निकालने लगती है और हमारा लड़का कुछ और कामों की तैयारी करता है। उसने अपना कंप्यूटर निकाला। उसने उसे यह भी बताया कि वह जाग गया है, क्योंकि किसी और तरीके से इसका पता लगाना बहुत अच्छा नहीं होगा। वह धातु मृत्यु महामारी के बारे में विस्तार से समझाते हुए शुरुआत करता है और 6 से ज़्यादा लोगों के समूह के साथ घूमने से वह समूह ज़ॉम्बी के लिए आसान निशाना बन जाता है। इसकी समझ को समझना जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, जिससे यह बाकी कौशलों में सबसे ज़रूरी कौशल बन जाता है। खेल का लक्ष्य जीवित रहना है। जैसे ही वह आगे समझाने वाला होता है, वह उसे रोक देती है। वह ओवेन हॉक की कही बात पर चर्चा करती है। किम्बो प्लोवर को बहुत कुछ मिल रहा है। जवाबी प्रतिक्रिया, तो वह जानकारी क्यों नहीं उगल रहा है? हमारे लड़के के पास उसके सवाल का जवाब नहीं है और वह उसे अंदाज़ा लगाने को कहता है। उसका अंदाज़ा है कि हर किसी का कोई न कोई कारण होता है और हालात उसे सही ठहराते हैं। फिर हमारा लड़का उसे बताता है कि उसने उसके साथ आने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और वह सोचती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह उसे वजह बताने के लिए अपना फ़ोन निकालता है। उसमें एक लड़की के अपहरण की बात की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वह उसे पाने में मुश्किलें पैदा कर रही है। ये सारी बातें सुनकर उसे गुस्सा आता है। वह मेकॉन्ग की ओर मुड़कर उसे बताता है कि क्या हुआ था। जब सर्वनाश आएगा तो इसका खुलासा होना तय है। लोगों का असली रंग। हमारा नायक उसे किसी पर भरोसा न करने की सलाह देता है, लेकिन वह उसे यह सुझाव देकर चौंका देती है कि उन्हें मिलकर एक समूह बनाना चाहिए। हमारा नायक अपनी मुट्ठी भींच लेता है, क्योंकि वह बिना सोचे समझे जवाब नहीं दे पाता। उसका एक लक्ष्य ट्यूटोरियल से पहले लेवल 10 तक पहुंचना और दुकान का ताला खोलना है, जिससे समस्या पैदा होती है। 16 में एक ऐसी व्यवस्था है जहां पुनर्जन्म लेने वाले राक्षसों की रैंक लेवल के अनुसार बदलती रहती है। अगर वह साथ आती, उसे वह सबसे बुरी मौत मरेगी। वह घबराकर हंसता है, सोचता है कि अगर वह ज़ॉम्बी बन गया तो वह क्या करेगी। वह उसे यकीन दिलाती है कि वह ठीक रहेगी और अपनी विशेषता का इस्तेमाल करके उसके खाने की मेज पर टेलीपोर्ट हो जाती है। वह अपनी पलक नामक विशेषता का दिखावा करती है। अगर वह उसे कभी काट भी ले तो उसे बस उससे बचना है। वह उसकी कुशलता देखकर हैरान है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि वह इसे किसी को न दिखाए, लेकिन वह कहती है कि उसे उस पर भरोसा है। वह खुशी से कहती है कि अगर वे ज़ॉम्बी नहीं बने तो वे एक बेहतरीन टीम बन जाएंगे। कुछ देर बाद वह खड़ा होता है। पेड़ों के पास खड़े होकर वह सोचता है कि बाड़ बनाना कितना आसान था। पहला कदम था ज़मीन में सहारा देने वाले खंभे ठोककर उन्हें खड़ा करना। फिर उसने उनके चारों ओर कांटेदार तार लपेटे और उन्हें ठीक किया। इसके बाद उसने कुछ जगहों पर इंफ्रारेड लगाया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने काम को देखता है, खुद की तारीफ करता है और यकीन करता है कि उसे इसके लिए कम से कम एक निपुणता अंक मिलना चाहिए। ज़ांगो वापस चलना शुरू करता है, गारे का काम पूरा करता है और एक सुरक्षा दीवार बनाता है। वह सामान ले जाने का फैसला करता है। उसने सामान ले जाने का काम पूरा कर लिया है। कुछ देर बाद वह बक्सों में छिप जाता है। आगे क्या करना है,
इसका अंदाज़ा लगाते हुए उसे अचानक ठंड लगने लगती है और छींक आने लगती है। उसे एहसास होता है कि दूसरी दुनिया में ठंड होगी और जल्द ही उसे यहाँ शरण लेनी पड़ेगी, इसलिए उसे कुछ उपाय सोचने होंगे। हमारा नायक गुफा के प्रवेश द्वार को देखता है और वहाँ एक द्वार बनाने का फैसला करता है, क्योंकि सिर्फ एक पर्दा ही काफ़ी नहीं होगा। हर कदम के साथ उसके कामों की सूची बढ़ती जाती है। बाद में वह लकड़ी के काम की एक दुकान पर रुकता है और अलग अलग चीज़ें खरीदता है। वापस आते समय वह उन जगहों की जांच करता है। वह धातु मृत्यु महामारी फैलने से पहले 5 घंटों के दौरान लूटपाट करेगा। जब वह सूची बना रहा होता है तो उसे ह्यूंग जुन ह्यूंग रोक लेता है, जिससे वह बहुत समय से नहीं मिला था। वह एक जिम संचालक है और तलाकशुदा है और उसकी एक छोटी बेटी है। हमारा लड़का उसके हाव भाव पढ़ लेता है और वे अच्छे नहीं लगते। ह्यूंग को ज्यादा परवाह नहीं होती, लेकिन वह उसके शरीर को देखने लगता है जो अब ठीक होने लगा है। फिर हमारा लड़का उससे पूछता है कि उसे क्या हो गया है, तो वह जवाब देता है कि यह साफ दिख रहा है। वह परेशान है क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। नायक हैरान है कि उसे भी इसके बारे में पता है और हम सोच रहा है कि क्या हमारा नायक इस पर विश्वास करता है। पहले तो ह्यूंग को इस पर तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक कि उसका दोस्त उसे दी गई महाशक्ति का इस्तेमाल करके हवा में उड़ने नहीं लगा। नायक झूठ बोलता है कि वह जागा नहीं है और जिम वाला दुखी होकर आह भरता है कि वह भी नहीं जागा है। अब उसका दोस्त कुछ पैसे कमाने के लिए प्रसारण केंद्र जा रहा है। जिम वाला हमारे लड़के को अपने पास बैठने का इशारा करता है और हमारे लड़के को एहसास होता है कि जल्द ही सभी को जागृत लोगों के अस्तित्व के बारे में पता चल जाएगा। हाय विषय को एक अजीबोगरीब घटना की ओर मोड़ देता है, जो 2 गोलीबारी थी। सियोंग हो को अपनी बात पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने सुबह समाचार नहीं देखा था। वह उसे समाचार देखने के लिए कहता है, लेकिन पोस्ट तुरंत हटा दी जाती है। अब मीडिया पर नियंत्रण किया जा रहा है। ह्यूंग आगे की खबर बताता है कि कैसे वे यह कहकर खबर को छिपाने की कोशिश कर रहे थे कि गोलीबारी एक भगोड़े ने की थी। अब गोलीबारी वाले इलाके को जनता के लिए बंद, केवल सेना और पुलिस ही वहां जा सकते हैं। अचानक हमारा लड़का उठता है, जाने का बहाना बनाता है और भागने लगता है। घर वापस आकर औक घटना के ठीक बाद एक गोलीबारी हुई। इस पूरी घटना से उसे लगता है कि सरकार इसमें शामिल है, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो गया था। वह अपने कंप्यूटर पर एक फाइल खोलता है और एक वीडियो पर क्लिक करता है। हमारा लड़का यह देखकर हैरान है कि बहुत से लोग इस पूर्वगामी घटना का सही समय जानते हैं। उसने औक को भी मार गिराया, लेकिन गोलीबारी उसी समय हुई। समय बहुत सोचते हुए वह सोचता है कि क्या किसी ने सरकार को पहले ही जानकारी लीक कर दी थी और वह पहले से ही शुरू होने वाली घटना से ही कार्रवाई शुरू करने की कोशिश करता है। और हो सकता है कि वे सामने इसलिए ना आए क्योंकि उनमें कोई आक्रामक गुण नहीं है। उसे यकीन नहीं है कि वह कौन है, लेकिन सरकार के पीछे जरूर कोई है। सीन हो सोचता है कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है। उसने इस पर शोध किया और उसके पास 3 अनुभवी खिलाड़ी बचे। बहुत सोच विचार के बाद उसने उस निर्माता को हटा दिया, चूंकि वे इसे हटा रहे हैं। वास्तविकता के संदर्भ में खेल के रचयिता खलनायक ही होंगे। अगर खलनायकों को सरकार का समर्थन प्राप्त होता तो वे उसे औक को कभी नहीं मारने देते। वह 3 चेहरों का रेखा चित्र बनाता है जो सबसे बड़े संदिग्ध हैं। वह सोचता है कि क्या यह उत्तरजीवी नंबर 1 है, और अगर उसका सिद्धांत सही है तो उसे यह जानकारी सरकार के साथ अकेले साझा करने की जरूरत नहीं है। हमारा लड़का अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक जाता है और सोचता है कि क्या उत्तरजीवी नंबर 1 वही व्यक्ति है जिसे वह सचमुच जानता था। उसे अपने अनुभवी दोस्तों की याद आती है और वह फैसला करता है कि अभी के लिए उन पर भरोसा करना होगा। इसके अलावा जानकारी साझा करने से भी आगे आने वाली तबाही नहीं रुकेगी, इसलिए वह अभी कोई कदम नहीं उठाएगा। 2 दिन बाद उसका दरवाज़ा बन जाता है और उसकी पेंट्री तैयार हो जाती है। पहला आश्रय बनकर तैयार हो जाता है। वह 2 लॉजिस्टिक ट्रे लगाने और फिर दीवार में छेद करने का फैसला करता है, लेकिन जगह उसकी कल्पना से कहीं कम है। बेसमेंट में वाटरप्रूफिंग का काम हो चुका है और वह धीरे धीरे इस पर काम कर रहा है। वह यह सोचकर चला जाता है कि जब यह काम पूरा हो जाएगा तो वह इसका हल निकाल लेगा। उपचार। दूसरे चरण में
उसे एक महत्वपूर्ण कार्य करना है, अपने ड्रोन से नक्शे बनाना। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसका वीआर चालू था और ड्रोन हवा में था। उसने बीच में एक आश्रय देखा और आसपास की खोज शुरू कर दी। ड्रोन के जरिए वह उत्तर पश्चिम में बर्फ के मैदानों और दक्षिण में एक महासागर के बारे में जान पाया। महासागर में कोई राक्षस नहीं थे और शिकार बहुत था, इसलिए उसने मछलियां पकड़ने के लिए कुछ जाल लगाने का फैसला किया। उसने आश्रय के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के लिए घाटी का निरीक्षण किया। अचानक उसे वह स्थान दिखाई देता है जहां वह उल्लू भालू को दफनाया गया था, लेकिन लाश गायब है। वह सोच रहा है कि क्या बड़े फरबॉल ने उसे खा लिया होगा। वह कोई राय नहीं बना पा रहा है क्योंकि उसके पास कई पैरों के निशान हैं, जिनमें से ज्यादातर ऑक के पैरों के निशान हैं, जिससे यह और भी संदिग्ध हो जाता है। वह घाटी और आश्रय के बीच की दूरी नापता है, जो लगभग 1.5 किमी है, जिससे आश्रय उसके अनुमान से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। यह जानते हुए कि गॉब्लिन पास में हैं, वह ड्रोन को आश्रय में वापस लाने का फैसला करता है क्योंकि वह उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। वह एक अच्छा नक्शा बनाता है और जानता है कि जंगल में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। अगला काम उसे खुद उन सभी इलाकों की जांच करनी है। सबसे नज़दीकी दलदल से शुरू करते हुए वह देखना चाहता है कि क्या वहां खेती संभव है। अचानक इंफ्रारेड सिग्नल चालू हो जाता है और वह बाहर निकलता है, यह जानते हुए कि जमीन पर अपने पैरों के निशानों के साथ भूत प्रेत घूम रहे थे। हमारा लड़का पहले से ही इसके बारे में सोच रहा था, इसलिए यह उसके लिए एक बेहतरीन मौका बन जाता है। वह सोचता है कि क्या यह उसकी धारणा की स्थिति के कारण है कि हाल ही में बढ़ गया है। छोटी सी भी आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वह बिना खुद को दिखाए कुछ गॉब्लिन को देख पाया। इससे उसके लिए एकदम सही घात लगाने का कोण बन गया और उसने अपना भाला और तीर निकाला और गॉब्लिन के सिर की ओर हमला कर दिया। गॉब्लिन मर गया और हमारे लड़के को दूसरे गॉब्लिन सहारा देते हैं और वे उस पर हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगते हैं, लेकिन वह तेजी से उनसे ऐसे पीछा छोड़ाता है जैसे उन्हें मारना आसान हो। वह उनमें से 4 को मार देता है और फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बाकी 4, हमारा लड़का उनसे घिर जाता है, लेकिन वह अपनी जेब से कुछ निकालता है, जिससे गोब्लिन तुरंत घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जैसे ही वे घुटनों के बल बैठते हैं, हमारा नायक अपना चाकू उठाता है और उनके सिर काट देता है। उसने गोब्लिन की थकान का फायदा उठाकर यह लड़ाई जीत ली, जिसका उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। अब प्रलय आने में 21 दिन बचे हैं। जमीन खोदते समय हमारा लड़का थका हुआ महसूस करता है और अचानक उसका गुण सक्रिय हो जाता है और उसका शरीर फिर से पूरी तरह से कुशलता से। उसे एहसास होता है कि उसका हुनर पूरी तरह से बेकार नहीं है। कुछ देर बाद वह भूतों की लाशें दफना देता है। फिर वह लूटी हुई चीज़ों की ओर मुड़ता है। वह सबसे पहले गुआ का फल इकट्ठा करता है, जो काफ़ी मददगार होता है और ताकत लौटाता है। लूटी हुई चीज़ों में ढेर सारा वनस्पति तेल है, जिससे उसे लगता है कि शायद आसपास कोई फसल होगी। वह सिर वाले भूत की थैली में देखता है और उसके अंदर एक जिंदा मेंढक देखकर हैरान रह जाता है। वह मेंढक नीले रंग का है। हमारे लड़के को यह सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि वे मरे हुए मेंढक के बजाय जिंदा मेंढक क्यों ले जा रहे हैं। अचानक मेंढक से बदबू आने लगती है और जल्द ही हमारे लड़के को एहसास होता है कि यह भूतों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला लकवा मारने वाला जहर था। तुरंत हमारा लड़का तय करता है कि उसे इस मेंढक को हर हाल में पालना है। उसे न केवल यह मेंढक बेहद प्यारा लगता है, बल्कि जहर निकालने में सक्षम होने के कारण वह उसके शरीर में इंजेक्शन लगाकर जहर प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर पाएगा। लकवा मारने वाले जहर के साथ शिकार करना भी आसान हो जाएगा। फिर हमारा लड़का मेंढक के लिए एक नाम तय करता है। जोडोक जोडोक को खूब खिलाने का इरादा रखता है। उसका सिस्टम उसे सूचित करना शुरू कर देता है कि अब मेंढक उसकी संपत्ति है। उसे आश्चर्य होता है कि क्या यह वास्तविकता में जोड़ा गया कोई छिपा हुआ हथकंडा है। वह स्थिति पर जरूरत से ज्यादा सोचने और उसका विश्लेषण करने लगता है। इसके बाद हमारा लड़का खोजबीन शुरू करता है और आयामी द्वार खोलता है। उस द्वार के साथ वह आगे पीछे घूमता रहता है और अंततः अपना पुनर्गठन पूरा कर लेता है। इसके बाद वह तुरंत आसपास की खोज शुरू करता है और फिर उसे एक झरना मिलता है जो गलती से उससे छूट गया था। लेन
वह पानी को देखता है और समझता है कि यह साधारण पानी है और इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है। उसे अपने आश्रय के पास एक छिपने की जगह देखकर आश्चर्य होता है और झरने के ठीक पीछे उसे एक गुआका का पेड़ और वनस्पति तेल की कलियां मिलती हैं। हमारे लड़के ने गुआका के फल तोड़े और अच्छी मात्रा में वनस्पति तेल की कलियां इकट्ठा की। इसके बाद वह जहां भी गया पेड़ों पर निशान छोड़ गया ताकि वह इस जगह का रास्ता न भूले और वापस लौटने लगा। अपने अपार्टमेंट में वह अपने नए पालतू जानवर जोड़ो को खाना खिलाता है। वह अपने पालतू जानवर को दूसरी मंजिल पर पाल रहा है। फिलहाल अपार्टमेंट में वह जोडिक को ठिकाने पर नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वह मर जाता। अपने पालतू जानवर की देखभाल के अलावा और भी काम थे। सबसे ज्यादा समय मरहम बनाने में लगा और गलती से ज्यादा बन गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह उसे मिकॉन्ग को नहीं दे सकता क्योंकि वह भी एक जागृति करता है, इसलिए वह उसे हंग को देने का फैसला करता है। क्यों के घर पर वह प्रोटीन ड्रिंक पीता है और हमारे लड़के ने उसे मरहम दे दिया, जिससे वह सोच में पड़ गया कि यह क्या है। हमारा लड़का बताते हैं कि उन्होंने इसकी ज्यादा मात्रा खरीद ली है और माना जाता है कि यह घावों के लिए अच्छा है। क्योंग मजाक में पूछता है कि क्या वह मार्केटिंग में हाथ डाल रहा है और हमारा हीरो इनकार करता है। फिर भी ह्यूंग मरहम के लिए और उसे सूरा से जुड़ी जानकारी भेजने के लिए उसका आभारी है, लेकिन हमारा लड़का उसे गोलीबारी की घटना के बारे में बताने के लिए धन्यवाद देता है। फिर जियांग हो देखता है कि जिम में बहुत सन्नाटा है, जिस पर उसका दोस्त बताता है कि ब्रॉडकास्टर द्वारा जो जानकारी उसे पता थी उसे फैलाने के बाद सभी लोग योजना बनाने गए थे। तो अब वे यहाँ एक अड्डा बनाने का फैसला कर रहे हैं। हमारा हीरो उसे चेतावनी देता है कि बहुत ज्यादा लोगों का होना खतरे का संकेत है, लेकिन हंग अपने सदस्यों को छोड़ना नहीं चाहता। वह उनके प्रति बहुत वफादार है। फिर ह्यूंग सोचता है कि ज़ांग हो क्या करने वाला है और वह उसे अनदेखा कर देता है। अचानक उन्हें एक चीख सुनाई देती है और हो को वह जानी पहचानी लगती है। वह इमारत की ओर देखता है और उसे जमीन पर मिकॉन दिखाई देता है। दोनों दौड़कर उसके पास जाते हैं और सोचते हैं कि क्या हुआ। वह बताती है कि उस पर हमला हुआ था, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि हमला किसने किया। उसे क्योंग तुरंत इमारत के बाहर और पूरे इलाके का मुआयना करने जाता है, भले ही हमारा लड़का उसे उस समय बाहर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। इस बीच हमारा लड़का मिक्योंग के साथ रहता है और वह विस्तार से बताती है कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया था और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। यह सुनकर हमारे नायक को एहसास होता है कि क्या हो रहा है और वह उससे कहता है कि जब भी ऐसा कुछ हो वह तुरंत अपनी पलक झपकाने की क्षमता का इस्तेमाल करे क्योंकि वे आगे बढ़ने लगे हैं। वह यह भी आश्वासन देता है कि वह उसे जल्द ही एक आत्मरक्षा किट भेजेगा और उसे अब से बहुत सावधान रहने के लिए कहता है। प्रलय आने में केवल 20 दिन शेष हैं। अतीत का एक प्रसिद्ध मीम है, अगर 5 लोग इकट्ठा होते हैं तो उनमें से एक बेकार जरूर होगा। ट्रोल दुनिया भर में मौजूद हैं, खासकर सूरा में हस्तक्षेप के लिए पैच मौजूद हैं। डेवलपर्स रिपोर्ट का जवाब देते हैं, लेकिन ट्रोलर्स को पकड़ नहीं पाते। सूरा में ट्रोलर्स एक टीम में शामिल होते हैं, सामान्य खिलाड़ियों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन बाद में समूह को एक क्षेत्र में फुसलाते हैं। राक्षसों से भरा हुआ पूरी टीम को खत्म कर देता है। वे शुरुआती लोगों के साथ दयालुता से पेश आते हैं, केवल बाद में उन्हें मारने और उनकी चीजें चुराने के लिए। ट्रोलर्स ने पार्टियों को आपस में लड़ाने के लिए हर तरह की कोशिश की है। उन्होंने उस गेम को, जो पहले से ही प्रसिद्ध नहीं था, सिर्फ 1 साल में ही गिरा दिया। कुछ उपयोगकर्ताओं की संख्या घटकर 4 रह गई क्योंकि शॉन हो की टीम ने बाकी ट्रोलर्स का ध्यान रखा। हमारा लड़का सोच रहा है कि वह यह सब क्यों समझा रहा है, फिर अब तक जो कुछ भी उसने पाया है उसका सारांश देता है। जागरूक समुदाय से युक्त तो गोलीबारी के बाद वे न केवल जानकारी दे रहे हैं बल्कि योजनाएं भी बना रहे हैं। वह बीच वाक्य में ही रुक जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि लोग उसके वीडियो भी बेच रहे हैं। जैसे जैसे हमारा नायक साइट पर आगे बढ़ता है उसे पता चलता है कि उसका साथी दाजिसम एक ट्रोलर था। वह दाजू के वीडियो का थंबनेल देखकर दंग रह जाता है जिसमें किम्बुपजा द्वारा उसे ले जाने की बात कही गई है। अब हो को आश्चर्य होता है कि क्या वह ट्रोलर किसी संपादित वीडियो के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है।
हैरानी की बात है कि वह दाज्जू के लिए ताली बजाता है क्योंकि दाज्जू की सोच की तारीफ होती है। वह अंगड़ाई लेता है और फैसला करता है कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए और ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत है। अगले 13 दिनों तक जब भी समय मिलता, हमारा हीरो लगातार एक ऑनलाइन सर्वाइवल मीती चैनल से हथियारों का इस्तेमाल और असली लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली तकनीकें सीखता रहा। दूसरी ओर इस दौरान उसने हमलावर राक्षसों को देखा जिनमें छिपने के ठिकाने भी शामिल थे। इसके अलावा कई ऐसी रणनीतियां और हथियार भी हैं जिनमें वायर डिजीज पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए उन 13 दिनों के प्रशिक्षण के बाद ज़ांग हो आखिरकार एक मुख्य हथियार चुनने के लिए उत्सुक है, एक ऐसा हथियार जो तार रोग होने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और यह एंटीपर्सनल कॉम्बैट और राक्षसों की सफाई के लिए भी अच्छा है। वह अपने औजारों के थैले में एक भारतीय युद्ध गदा, लकड़ी की गुलेल, गेरू मिट्टी के मनके और हाथ से बनी पत्थर की कुल्हाड़ी ढूंढता है। हालांकि इनमें से एक भी उसकी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था। फिर सबसे पहले हमारा नायक गुलेल आजमाने का फैसला करता है। इसकी कई मायनों में बहुत उपयोगिता है। हालांकि गेरू मिट्टी के मनके अस्पष्ट हैं क्योंकि उनकी शक्ति कमजोर है। इसके बाद वह भारतीय युद्ध गदा का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह सोचता है कि एक बार तार रोग को एक सामान्य बात मान लिया गया था, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी ज़ॉम्बी को खत्म करने का सबसे आसान तरीका खोपड़ी के अंदर रहने वाले बीजाणुओं को किसी कुंद हथियार से नष्ट करना है। उसे याद आता है कि लेवल 10 पर पहुंचने के बाद उसने जो पहला हथियार खरीदने का फैसला किया वह एक कुंद हथियार जैसा सामान था, आबनूस की लकड़ी का डंडा, और इसीलिए उसके लिए अपनी दक्षता बढ़ाना जरूरी था। लेकिन अब हमारा लड़का सोच रहा है कि क्या इंडियन वॉर क्लब इंसानों के खिलाफ भी कारगर है। उसका मानना है कि यह स्पष्ट है क्योंकि यह मुश्किल होगा। उसे इससे एक मानसिक जागृतिकता को संभालने में मदद मिलेगी। वह जानता है कि उत्तरजीविता जीवन में किसी इंसान को मारने पर 50 अंक मिलते हैं। हत्यारा प्रणाली, जिसमें हत्यारे के रूप में पंजीकृत होने पर आसपास के खिलाड़ियों के साथ मृत्यु मिलान की आवश्यकता होती थी, खिलाड़ी की हत्या के दुरुपयोग को रोकती थी। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी जो अधिक अंकों के लिए उपयोगकर्ताओं को मार डालेंगे, भले ही उन्हें अवगुणों का सामना करना पड़े। इस बीच वह अपने भारतीय युद्ध क्लब से टनी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वह ऐसे खिलाड़ियों से बचने का फैसला करता है जब तक वह आइटम और स्किल फार्मिंग पूरी नहीं कर लेता। कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमारा हीरो स्टोर को पूरी तरह से ध्वस्त करने की योजना बनाते हुए अपनी जगह से पसीना पोंछता है, लेकिन पास से आती भेड़िए की आवाज़ सुनकर वह बीच में ही रुक जाता है। वह चौंक जाता है, सोचता है कि क्या ठिकाने के पास कोई घायल हो गया है। बाद में सेओनहो को भेड़िया मिलता है जो सामान्य आकार से बड़ा है। हमारा लड़का उस पर सवारी भी कर सकता है। सिस्टम उसका नाम बताता है, ग्रे वुल्फ, लेकिन जब वह उसे गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि वह सांस नहीं ले रहा है। वह सोचता है कि क्या यह कोई आवारा भेड़िया है या एक जो हमला होने के बाद उसके ठिकाने के पास आ गया था। ज्यादा जानकारी पाने के लिए हमारा नायक उसके जख्मों की जांच करने लगता है, लेकिन अचानक एक छोटा सा भेड़िया उसकी पीठ पर वार करता है। सियोंग-हो को पता चलता है कि मरा हुआ भेड़िया असल में उस छोटे भेड़िए की मां है जो उसकी और उसकी मां के बीच इसलिए खड़ा है ताकि वह अपनी मां की रक्षा कर सके। वह उलझन में पड़ जाता है क्योंकि वह उस छोटे भेड़िए को उसकी मां से अलग करने के लिए बल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह एक फावड़ा पकड़ लेता है क्योंकि हमारा नायक मरे हुए भेड़िए को जल्दी से दफनाने का फैसला करता है। जैसे ही वह गड्ढा खोदना शुरू करता है, उसे लगता है अगर वह भेड़िया राक्षस था तो वह हड्डी की लता में बदल जाएगा, और अगर नहीं तो वह और राक्षसों को आकर्षित करेगा। कुछ देर बाद जब छोटा भेड़िया अपनी मां के पास सो रहा होता है तो गड्ढा पूरी तरह से खोद दिया जाता है, जिससे हमारे लड़के को अपने बचपन और मोंगची, उस कुत्ते की याद आ जाती है जिसे उसने बचपन में पाला था। इसके बाद वह छोटे भेड़िए को पकड़ लेता है और समझाता है कि उसकी मां यहां सो रही होगी। वह आगे कहता है कि वह जब चाहे अपनी मां से मिलने आ सकता है क्योंकि वह छिपने के दरवाजे में एक कुत्ते का बिल बनाने की योजना बना रहा है। फिर सेओनहो भेड़िए को मांस का एक टुकड़ा देते हुए यह वादा करते हुए कि वह बड़ा होने तक उसे कभी भूखा नहीं रहने देगा।
बदले में वह अपनी अद्भुत सुनने की शक्ति से उसकी मदद मांगता है। जब वह पूछता है कि क्या वह मान गया है, तो छोटा भेड़िया खुशी खुशी एक हल्की सी आवाज निकालकर जवाब देता है। फिर हमारा नायक उसके सिर पर थपथपाते हुए उसे एक नाम देता है, डिंगो। सिस्टम विंडो खुलती है जिसमें बताया जाता है कि वह ग्रेवुल्फ से संपर्क करने में सफल हो गया है और यह ग्रेवुल्फ डिंगो उसकी संपत्ति माना जाएगा। इसके साथ ही डिंगो के आने में 19 दिन शेष हैं। सर्वनाश का गया है। ज़ियोन हो डिंगो को प्रशिक्षित करने में व्यस्त है। वह उसे वही क्रियाएं दोहराने का निर्देश देता है जो उसने अभी अभी सिखाई थी। जब हमारा लड़का पंजा मांगता है तो डिंगो उसे उसके मालिक के हाथ पर रख देता है। फिर भेड़िया निर्देशानुसार दौड़ता है, बैठता है, लेटता है और चुपचाप हमारे नायक की हर आज्ञा का पालन करता है। अंत में वह हड्डी का एक बड़ा टुकड़ा हवा में फेंकता है और डिंगो उसे छलांग लगाकर सफलतापूर्वक पकड़ लेता है। हमारा नायक संतुष्ट होता है जब वह देखता है कि यह कितनी जल्दी सीख जाता है, शायद इसलिए क्योंकि यह किसी दूसरी दुनिया से है। वह सोचता है, इसकी उत्कृष्ट गंध पहचान क्षमता और मन ही मन डिंगो को सौभाग्य और आशीर्वाद का भंडार मानता है। वह अपने प्यारे साथी को चूमकर उसकी देखभाल करता है और कुछ कहना शुरू करता है। तभी उसका फोन बज उठता है। जैसे ही सेओन हो फोन उठाता है, उसे ह्यूंग का एक संदेश दिखाई देता है जिसमें वेब पर लेविटेशन खोजने का सुझाव दिया गया है। बाद में हमारे नायक को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक लेख मिलता है जिसे पहला महामानव कहा जा रहा है, जो दावा करता है कि ज़ॉम्बी और राक्षस जल्द ही प्रकट होंगे और तबाही लाएंगे। वह लेख पहले स्थान पर पहुंच गया है। टिप्पणियों पर लोग संशय में हैं। उनका मानना है कि प्रसारण चैनल ने ऐसा सिर्फ रेटिंग के लिए किया है। वह कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो युगों के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन जागरूक लोग टिप्पणी अनुभाग में स्पष्ट रूप से चिंतित हैं। उन्हें यह देखकर मजा आता है कि कैसे कुछ लोग कम जानकारी साझा होने पर परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग तब नाराज हो जाते हैं जब जो वे जानते हैं वह व्यापक हो जाता है। इसके बाद हमारा नायक सोचता है कि सरकार क्या प्रतिक्रिया देगी। वह लोगों द्वारा सदमे और महाशक्तियों के बारे में रैलियां आयोजित करने के बारे में जानता है, लेकिन वह इससे बचता है और ऐसे मामलों में शामिल न होने का फैसला करता है। मायने रखता है, हालांकि वह यह संकेत देता है कि सरकार अंततः दूसरा शगुन हॉबगोब्लिन घटना घटित होने पर कार्रवाई करेगी। शांगहू एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। वह डिंगो से कहता है कि आज से वे अन्वेषण शुरू करेंगे। हमारे लड़के को अंदर ही अंदर पता है कि पूरी तैयारी ही एकमात्र उपाय है और डिंगो इसके लिए उत्सुक दिखता है। बाद में वे पोर्टल की दुनिया में प्रवेश करते हैं और सियांग सोचता है कि उसने डिंगो के साथ अंतरायामी अन्वेषण क्यों चुना। वह डिंगो को एक छोटी थैली सूंघने देता है और उसे खोजने का आदेश देता है। इस प्रकार के अन्वेषण का पहला कारण है आगामी हॉबगोब्लिन घटना की तैयारी के लिए, क्योंकि उसे डिंगो से गोब्लिन की गंध को ठीक से ग्रहण करने की आवश्यकता है। इस बीच झाड़ियों में मांस पाकर डिंगो भौंकता है और हमारे नायक को गर्व होता है कि उसने उसे केवल एक गंध से ही खोज निकाला। दूसरा कारण यह परखना है कि क्या डिंगो वास्तविक युद्ध में शांत रह सकता है और आदेशों का पालन कर सकता है। इसलिए वह संकेत देता है और भेड़िया तुरंत बड़ी सटीकता से आगे बढ़ता है। डिंगो घास पर एक खरगोश का शिकार करता है और हमारा नायक उसकी प्रशंसा करता है। अन्वेषण का तीसरा कारण यह पुष्टि करना है कि क्या शिकार दूसरी दुनिया में भी संभव है। स्यूंग हो डिंगो के पास उसके शिकार का निरीक्षण करने जाता है, मृत खरगोश को देखता है और उसके मजबूत पंजों और विशाल आकार पर ध्यान देता है। इसके बाद हमारा लड़का और उसका छोटा भेड़िया खोज जारी रखते हैं। आगे बढ़ते हुए वह सोचता है कि डिंगो की अनुभूति आंकड़ों के रूप में कैसी दिखेगी। वह खुद इसकी पुष्टि करने के लिए घाटी की ओर जाने का फैसला करता है। तभी एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जो उसे सूचित करती है कि डिंगो का स्वास्थ्य एक बढ़ गया है। किम्बाफों के रूप में अपना स्वास्थ्य आंकड़ा 170 था। यह याद करते हुए हमारा नायक प्रभावित होता है। डिंगो कितनी तेजी से बढ़ रहा है इससे पता चलता है। अचानक डिंगो खांसने लगता है और हमारा नायक दौड़कर पानी देने आता है। वह अपने साथी को याद दिलाता है कि जंगल में अकेले न जाए। डिंगो पानी पीता है जबकि हमारा लड़का पास में एक बड़ी हरी मिर्च देखता है और सोचता है कि क्या उसने उसे खा लिया है।
सिस्टम से पता चलता है कि इसे बुल पेपर कहते हैं। स्यूंग हो जंगल में इसे पाकर खुश होता है और डिंगो की तारीफ करता है और बाद में उसे ढेर सारे ट्रीट देने का वादा करता है। वह बुल पेपर को पकड़ने के लिए खुदाई करता है। इसके बाद वे अपने आखिरी शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों एक नाले के किनारे चट्टानों पर बैठते हैं। इस बार डिंगो किसी भी असामान्य गंध या उपस्थिति का पता नहीं चलता। अंदर ही अंदर हमारा लड़का यह समझता है कि लाल ट्राउट राक्षस नहीं हैं और न ही उन्हें अंक या वस्तुएं मिलती हैं। हालांकि उसका मानना है कि युवा डिंगो के लिए अनुभव प्राप्त करना जरूरी है, जो मूल्यवान है। लाल ट्राउट का शिकार करने के बाद हमारा नायक दूसरे चरण की तैयारी पूरी करने और फिर घर लौटने का फैसला करता है। अगले दिन उसका पूरा रेस्टोरेंट ध्वस्त कर दिया जाता है। ध्वस्त करने वाली कंपनी का प्रबंधक हमारे नायक से कहता है कि अगर कोई मरम्मत संबंधी समस्या हो तो वह 3 दिनों के भीतर उनसे संपर्क करे। वह इतनी सुबह काम करने के लिए मैनेजर का तहे दिल से शुक्रिया। गहरी सांस लेते हुए उसे जगह को तबाह होते देखकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसे पता था कि यह जरूरी था। अंदर कदम रखते ही सेहो को लगता है कि सर्वनाश के बाद जो लोग ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे वे शायद दुकानों को लूट लेंगे। वह मानता है कि वह भी ऐसा ही करेगा, इसलिए उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही वह सफाई शुरू करता है, हंग उसके पीछे आता है और खाली कमरे को देखता है। क्यूंग बताता है कि उसने भी बहुत कम सामान छोड़ा है। जब हमारा लड़का क्यूंग यहाँ क्यों है, इस पर आश्चर्य करते हुए हांग अपनी उंगलियां जियांग हो के माथे पर मारता है, इस बात से नाराज कि हमारा हीरो पिछले दिन बिना कुछ कहे चला गया। अब ह्यूंग कहता है कि वह सिर्फ यह देखने आया था कि शांगहो जिंदा भी है या नहीं। इस बीच डिंगो ठंडी निगाहों से ह्यूंग को देखता है। क्यूंग जोर से सोचता है कि क्या ज़ांगहो के पास हमेशा से एक कुत्ता था, लेकिन वह बताता है कि एक कुत्ता तो बहुत पहले चला गया। वह आगे कहता है कि यह उसका नया पालतू जानवर है और हंग भेड़िए को प्यारा कहता है। फिर जियाओन हो फिर से पूछता है कि वह यहाँ क्यों है और ह्यूंग दोहराता है कि वह सिर्फ यह देखने आया था। उसे हमारा हीरो इस बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए ह्यूंग अपनी यात्रा का एक और कारण बताता है। वह मानता है कि वह चिंतित था, लेकिन यह भी बताता है कि उसने मिक्योंग पर हमले के पीछे के लोगों का पता लगा लिया है। अब प्रलय आने में केवल 17 दिन बाकी हैं। ह्यूंग के साथ बैठकर जियांग हो को पता चलता है कि किम चाओल जन, जो हमेशा टोपी पहनने के लिए जाना जाता है, द्वारा आयोजित पार्टी असल में मिक्योंग को निशाना बना रही है। ह्यूंग यह भी बताता है कि वह टो ट्रक, जिसे हमारा लड़का नापसंद करता है, भी उनकी पार्टी में शामिल है। वह उस तरफ इशारा करता है। पहाड़ उनके सामने हैं और पूछते हैं कि क्या पहाड़ की तलहटी के पास का इलाका वही है जहां पुनर्विकास रुका हुआ है, और आगे बताते हैं कि उनका ठिकाना वही है। हालांकि हमारा नायक उत्सुक है कि हंग को यह सब कैसे पता चला, और हंग बताता है कि सुराग बस एक ही पंक्ति में जुड़ गए। वह बताता है कि हान जिनोंग, जो हवा में उड़ सकता है, हाल ही में एक वैरायटी शो में आया था और हॉन ने उससे सीधे पूछा था। हानजिन ने बताया कि वह चाजुन के समूह से पहले भी मिल चुका था, लेकिन उनके सभी सदस्य अप्रिय थे, इसलिए हानजिन ने विरोधाभासी व्यक्तित्वों के कारण उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। मिक्योंग के साथ जो हुआ उसके बाद सभी महिला सदस्य पार्टी छोड़ने लगी। जब उनसे उनके जाने के बारे में पूछा गया तो उन महिलाओं ने बस इतना कहा कि उन्हें अन्य जागृति दलों से प्रस्ताव मिले थे। ह्यूंग से हो अंक की राय पूछता है और हमारा नायक जवाब देता है कि मिक्योंग के विपरीत अन्य महिला सदस्यों को धोखे से शामिल किया गया होगा। फिर ह्यूंग अचानक बताता है कि उनकी पार्टी में अब केवल 4 सदस्य रह गए हैं, जिनमें वह खुद भी शामिल है। या इस खुलासे से हमारा लड़का स्तब्ध रह जाता है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले तक वहां 20 सदस्य थे। ह्यूंग विस्तार से नहीं बताता, लेकिन वह जानता है कि अब उनके दल में केवल 2 जागृतकर्ता हैं। शांगहो को यह बात समझ नहीं आती। उसे याद आता है कि उन्होंने उन सदस्यों के लिए कुछ उपकार किया था जिन्होंने फिर भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया। फिर भी ह्यूंग शांत रहता है और हमारे नायक से कहता है कि हालात ऐसे ही होते हैं, वे लोग तो बस अपना ख्याल रख रहे थे। इससे भी बढ़कर ह्यूंग कहता है कि उसे नन्हे जीवन की चिंता है और वह सोच रहा है कि अपने पूर्व पत्नी। हमारा लड़का शांत रहता है, यह जानते हुए कि उनके हालात एक जैसे नहीं हैं, और वह जानना चाहता है कि क्या उसकी अपनी सोच सही है।
वह हमसे कुछ पूछना चाहता है जो उसके मन में चल रहा है। हमारा नायक सोचता है कि अगर सचमुच प्रलय आ जाए और लोग ह्यूंग को धमकाने लगे तो वह क्या करेगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ह्यूंग उसे बीच में ही रोक देता है और जोर देकर कहता है कि वह उन्हें मारने से नहीं हिचकिचाएगा। ह्यूंग कहता है कि उसका सिद्धांत दूसरों को चोट पहुंचाने के खिलाफ है, लेकिन कानून के बिना किसी आपदा में कोई और विकल्प नहीं होगा। उसका मानना है कि ऐसे में कई बार बुराई के लिए कोई जगह नहीं बचती। फिर ह्यूंग उत्सुकता से पूछता है कि सियांग हो ऐसा सवाल क्यों उठा रहा है, यह देखते हुए कि यह उसके जैसा नहीं लगता। हमारा लड़का कोई असली जवाब नहीं देता और तभी कोई मदद के लिए चिल्लाता है। यह आवाज़ हमारे हीरो के मोबाइल फ़ोन से आती है। हंग को लगता है कि कहीं यह किसी खोए हुए बच्चे की आवाज़ तो नहीं है, लेकिन सियांग हो नक्शा देखता है और ह्यूंग से कुछ देर के लिए डिंगो का ध्यान रखने को कहता है। दूसरी तरफ मेकॉन्ग बुरे लोगों से घिरा हुआ है और ऐसा लगता है कि उसने संकट का संकेत भेजा है। एनेन और हॉक मजाकिया अंदाज में मिक्योयुंग से पूछते हैं कि वह ऐसा हंगामा क्यों मचा रही है और उसे नीचे आने के लिए कहते हैं। जवाब में मिक्योयुंग एक छत के किनारे खड़ी होकर चिल्लाती है कि उसने पहले ही मना कर दिया था, लेकिन वे उसका पीछा करते रहे। वह जानना चाहती है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। एन उसे दोबारा सोचने के लिए कहती है, लेकिन किम शियोल और मा जोंग आगे आते हैं और अपने तरीके से बात करने पर जोर देते हैं और बताते हैं कि चूंकि वे एक पुनर्विकास क्षेत्र में हैं, इसलिए कोई भी मिक्योयुंग की मदद के लिए नहीं आएगा। किमची उसे बताती है, अपनी ऊर्जा बर्बाद न करने के लिए कहता है और उसे याद दिलाता है कि उन सभी में कुछ खासियतें होती हैं। फिर उल्टी गिनती शुरू होती है। इस बीच हमारा लड़का एक गली में छिपकर अपने हथियार तैयार कर रहा है। 2 की गिनती पर वह किनचोल को फेंकता है और 3 पर किम चायोल पर हमला होता है। समूह के सभी सदस्य भ्रमित हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर हमला कौन कर रहा है। अचानक हमारा नायक एक हेलमेट पहने प्रकट होता है और अपनी पहचान उजागर करने या न करने पर विचार करते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इंडियन वॉर क्लब का इस्तेमाल करते हुए सियांग हो जोर से वार करता है। फिर तुरंत एक और सदस्य, यह व्यक्ति काली ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिससे हमारे नायक को संदेह होता है कि उसमें दृष्टि अवरोधक गुण है, लेकिन जान हो फिर भी उस पर प्रहार करने में सक्षम है। अब हमारा नायक भारी सांस ले रहा है और जब वह मिक्योंग को देखता है तो वह उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है। वह मुड़ता है और देखता है कि किम शी एक बल्ले के साथ उस पर आ रहा है, जो उसके हेलमेट से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाता है। जायन हो हमले के पीछे की विनाशकारी शक्ति से स्तब्ध है। उसी समय किमची को एहसास होता है कि वह कौन है, लेकिन हमारा लड़का गहरी सोच में डूबा हुआ है, यह समझते हुए कि किमची का आक्रामक विशेषता बेहद शक्तिशाली है। शुरुआती चरणों में भी किमची हमारे नायक से प्रतिज्ञा करता है और उसके समूह के सदस्य उसका समर्थन करने के लिए उठ खड़े होते हैं, बिना जागृत हुए भी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए दृढ़ संकल्पित। ओनिन हमारे नायक पर बिजली से हमला करता है और जैसे ही वह उसके पास आता है उसका मजाक उड़ाता है। जियांग हो को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी अपने सारे कौशल दिखा रहा है और वह सोच रहा है कि क्या उसे आयामी द्वार का उपयोग करना चाहिए। जैसे ही अनिन हमला करने वाला होता है, डिंगो प्रकट होता है और अनिन की बाह पर काट लेता है। ह्यूंग एक गली से बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या यह सचमुच दिन के उजाले में उपयुक्त, और सुझाव देता है कि अगर वे परेशानी नहीं चाहते तो समूह को चले जाना चाहिए, यह कहते हुए कि वह 1 या 12 को बुला रहा है। समूह के सभी सदस्य फिलहाल पीछे हटने का फैसला करते हैं। हंग टिप्पणी करती है कि वे कमज़ोर दिखते हैं लेकिन फिर भी अहंकारी व्यवहार करते हैं। इसके बाद मिक्योंग नीचे आती है और तुरंत हमारे नायक का सिर पकड़ लेती है, यह देखने के लिए कि क्या वह ठीक है। वह देखती है कि उसका हेलमेट टूटा हुआ है और ह्यूंग हमारे लड़के को एक पीठ थपथपाने की पेशकश करती है। उन दोनों को चिंतित देखकर जियांग हो को खेल के अपने पुराने साथियों की याद आ जाती है। जब मेकॉन्ग अस्पताल जाने का सुझाव देता है, हमारा नायक मुंह फेर लेता है और जोर देकर कहता है कि वह ठीक है। फिर वह ह्यूंग से पूछता है कि क्या वे मेकॉन्ग को अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। ह्यूंग कहती है कि जब तक मेकॉन्ग को कोई आपत्ति नहीं है तब तक कोई समस्या नहीं है, और वह खुशी खुशी मान जाती है। नायक यह कहकर चला जाता है कि उसे कुछ काम है
जबकि ह्यूंग और मेकॉन्ग यह सोचकर हैरान रह जाते हैं कि वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। घर लौटने के बाद हमारा नायक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपनी तैयारियों के दूसरे चरण की योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका अचानक चले जाना अपरिहार्य और ह्यूंग और मेकॉन्ग को एक साथ देखकर उसे लगा कि वह अपनी क्षमताओं का रहस्य उन पर भरोसा कर सकता है, लेकिन फैसला पहले ही हो चुका था। आयामी द्वार का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमारे लड़के को तेजी से स्तर बढ़ाना होगा और कौशल हासिल करने और खेती करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पहाड़ी गिरोह से लड़ने के बाद आइटम पावर से उन्हें कुचल दो, यह मुहावरा और भी जोरदार लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह योजना के अनुसार सर्वनाश की तैयारी करता है तो 3 स्तरीय या उससे ज्यादा का अंतर होगा, जिससे उसके आसपास फिर से पैदा होने वाले राक्षस और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है। वह तब तक काम करता रहता है जब तक वह अपने ठिकाने में लकड़ी जलाने वाला चूल्हा नहीं लगा लेता, यह जानते हुए कि इससे उसे रात में अच्छी नींद आएगी। दिंगो को भी चूल्हा पसंद है, वह उसके पास गहरी नींद सोता है। अब हमारे नायक को उनके पहुंचने पर बस कुछ और चीजें लगानी हैं और उसका शुरुआती ठिकाना लगभग पूरा हो जाएगा। दृढ़ निश्चय के साथ वह पूरी रात जागने का फैसला करता है। इसके साथ ही प्रलय आने में 16 दिन बाकी हैं। एक समाचार एंकर दर्शकों को अपडेट देता है। पहले देखे गए क्षुद्रग्रह पर रिपोर्ट के अनुसार एचएसए ने घोषणा की है कि युनजाम्बी सौर मंडल के मध्य बिंदु में प्रवेश कर गया है। एचएसए इसके प्रक्षेप पथ पर कड़ी नजर रख रहा है, लेकिन उल्कापिंड बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण विभाजित हो गया था। जवाब में उल्कापिंड अवलोकन विभाग के प्रमुख थॉमस चांडलर जनता को सूचित करते हैं कि 2 टुकड़ों युनजाम्बी अल्फा और बीटा के पृथ्वी के पास आने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि स्युंगहो को याद है कि प्रलय से ठीक 5 दिन पहले द्वीप 5 पर युनजाम्बी बीटा सबसे पहले गिरा था। यह समुद्र में एक रूसी जहाज के पास उतरा और परिणाम स्वरूप आई सुनामी ने जहाज को गामचिन बंदरगाह पर किनारे पर ला दिया और इसी तरह कोरिया में ज़ॉम्बी पहली बार दिखाई दिए। समाचार एंकर दो गोलीबारी की घटना पर रिपोर्टिंग जारी रखे हुए हैं। राष्ट्रपति जंग वाइके एक हफ्ते से अपने आवास से बाहर नहीं निकले हैं, जिसके कारण विपक्षी दलों के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर सुनवाई के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। कुछ लोग अब कह रहे हैं कि यह अवेकनर्स और आसन्न आपदा के बारे में अफवाहों से जुड़ा है। यह सुनकर हमारा लड़का खुद को मानता है कि यह वाकई दुनिया का अंत है। उसे लगता है कि यह अच्छी बात है कि मीडिया आखिरकार इन मामलों में दिलचस्पी दिखा रहा है और वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि अब जागरूक लोगों के लिए अपराध करना ज्यादा मुश्किल होगा। इसके बाद वह अपने लैपटॉप पर समुदाय की प्रतिक्रिया देखने का फैसला करता है। जैसे ही हमारा नायक टिप्पणी अनुभाग में स्क्रॉल करता है, वह देखता है कि लोगों ने इस स्थिति के बारे में अपनी तीखी राय साझा की है। संयोग से उसे माई ड्रीम की एक टिप्पणी दिखाई देती है और वह सोचता है कि क्या यह व्यक्ति पहले से ही सक्रिय था। माई ड्रीम एक ऐसा खिलाड़ी था जो शुरुआती खिलाड़ियों के साथ दोस्ताना व्यवहार के लिए जाना जाता था और सेओनहो का समूह उसके साथ कई बार खेल चुका था। माई ड्रीम की महत्वाकांक्षा एक बंकर बनाने की थी और अगर हमारे नायक के पास कोई पोर्टल नहीं होता तो वह शायद इसमें शामिल होने के लिए ललचाता। वह तब तक कोई अनुबंध नहीं करने का फैसला करता है जब तक उसके अनुभवी दोस्त माई ड्रीम में शामिल नहीं हो जाते, लेकिन वह बाद में संदर्भ के लिए माई ड्रीम की टिप्पणी को बुकमार्क कर लेता है। अपना लैपटॉप बंद करने के बाद हमारा नायक अपना दूसरा आश्रय बनाने के लिए उत्सुक हो जाता है। अगले दिन सेओनहो खड़ा होता है, अपने ठिकाने के सामने खड़ा है और उसे एहसास होता है कि लगातार 2 रातें जागना संभव है। वह थका हुआ महसूस करता है, लेकिन अपने पूरे बाहरी हिस्से को देखकर उसे ऊर्जा मिलती है। अब समय आ गया है कि सौर पैनलों से उत्पन्न बिजली का उपयोग कैसे किया जाए। सीधे शब्दों में कहें तो बिजली को उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अनुकूल बनाने के लिए कई वायरिंग चरण हैं। सौभाग्य से जब हमारा लड़का अपना फ़ोन चार्ज पर लगाता है तो वह काम करने लगता है। वह खुशी से अपनी बाहें ऊपर उठाता है, यह घोषणा करते हुए कि उसने अब इस दुनिया में जीवित रहने की नींव रखती है। काफ़ी समय बाद उसे डोपामाइन का प्रवाह महसूस हो रहा है। कल उसने चमकदार और ज्वलनशील पत्थर भी इकट्ठा किए थे और आगे खुदाई करने पर
उसे ओब्सिडियन से भी ज्यादा कठोर और नुकीला एक खनिज मिला जिसे एमेरिस कहा जाता है। हालांकि यह फिलहाल बेकार है, फिर भी वह इसे कुछ ना होने से बेहतर मानता है। वह बाद में एलईडी लाइटें लगवाने का फैसला करता है, लेकिन सोने से पहले उसे तहखाने में खाने पीने का सामान व्यवस्थित करना है। अचानक डिंगो की तेज आवाज ने उसका ध्यान खींचा। बाहर भागते हुए स्यूंग हो ने डिंगो को आमने सामने पाया। अपंग भेड़ियों के खिलाफ एक प्रकार का राक्षस जिसे वह सूरा से पहचानता है। वह सोचता है कि ये जीव जो आमतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं, यहाँ क्यों हैं? डिंगो के गुस्से को देखकर हमारे नायक को शक होता है कि शायद ये वही भेड़िए हैं जिन्होंने डिंगो की मां को मार डाला था। वह डिंगो को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता है कि वह इस समय सभी भेड़ियों को नहीं हरा सकता। अगर वह कोई बेहतर हथियार लाने की कोशिश करता है तो उसकी पीठ उजागर होने और हमला होने का खतरा है जो घातक हो सकता है। इसलिए हमारा नायक अल्फा बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है। भेड़िए चले जाते हैं, यह जानते हुए कि बाकी भेड़िए भी शायद पीछे आएंगे। वह भेड़ियों के बेहद सतर्क व्यवहार को देखता है और पाता है कि वे तभी हिलते हैं जब अल्फा पहले कार्रवाई करता है। इसके बाद वह सोचता है कि क्या वे मिलकर हमला कर सकते हैं। वह यह भी देखता है कि ये भेड़िए गंध के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। सौभाग्य से शॉन हो के पास मिर्च का स्प्रे है। अगर वह इसे अल्फा पर स्प्रे कर सके तो वह उसे आश्रय से भगा सकेगा। कार्रवाई करने से पहले हमले के खतरे के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। वह सोच रहा है कि क्या उसका ध्यान भटकाने और स्प्रे से वार करने का कोई तरीका है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है और उसे लगता है कि यह तार्किक रूप से संभव है। अपने हाथों से बनाए गए ठिकाने की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हमारा लड़का खुद को तैयार करता है। वह तुरंत अल्फा पर चाकू फेंकता है, लेकिन वह बचाता है। फिर अल्फा हमारे नायक पर झपटा है, लेकिन जब वह करीब आता है तो शांघो द्वार खोल देता है और मौके का फायदा उठाकर जानवर पर स्प्रे कर देता है। अल्फा अपना संयम खो देता है और फिर हमारा नायक अपना चाकू उसकी आंख में घों देता है। यह सुनकर भेड़ियों का झुंड पीछे हट जाता है। हमारा नायक बाल बाल बचकर बैठ जाता है। डिंगो उसकी देखभाल करने आता है और ज़ांग डिंगो के सिर पर थपथ पाकर उसकी सराहना करता है। वह डिंगो से वादा करता है कि वह भविष्य में उसकी मां का बदला लेगा। इसके साथ ही प्रलय आने में केवल 15 दिन शेष रह गए हैं।